का जवाब भेजे थे उसी को इन्होंने पढ़ा है। मैं पूछ रहा हूं कि जब 96 में 91 ही विद्यालय कार्यरत हैं इनके अनुसार, तो बाकी जो 5 विद्यालय हैं उसमें तो अभी चल नहीं रहे। एक दूसरा है कि अधियाचना ये जारी किए हैं, मांग रहे हैं बीपीएससी से, कब होगा, क्या होगा, एक समय सीमा ये दें कि इतने समय तक हम इसमें शिक्षक बहाल कर देंगे, एक समय दें हमको। सरकार का प्रयास जारी है जी, आशा कीजिए जल्द ही जारी है सर, जारी रहेगी, लेकिन ये कब तक, एक तिथि तो तय करें कि इतना तारीख तक या इस महीने तक या इस वर्ष तक शिक्षक हम वहाँ बहाल कर देंगे ताकि बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं बहाल होना करना है। पड़े। बीपीएससी को माननीय मंत्री का अनुशंसा गया है सर गया है, लेकिन ये हो जाते रहेगा, कब तक होगा? क्या वंचित रहेंगे छात्र पढ़ने से? बढ़िए महोदय, माननीय सदस्य का चिंता जायज है और आपके चिंता पर सरकार पूरी गंभीरता से अधियाचना बीपीएससी को भेजा है। बहुत जल्द जब जो ही बीपीएससी उसको अधियाचना के आधार पर बहाली करेगी, विद्यालय में शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद ही बता दें माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य को, जो विभाग इतना गंभीर है, जो पूरे जिले के सभी जिलाओं में सावित्रीबाई फुले छात्रावास की अलग से स्वीकृति दिया है। इसलिए और हर अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इसलिए बीपीएससी की से अधियाचना की गई है। जो ही बीपीएससी बहाली करेगी हमारे शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। श्री मंजीत कुमार सिंह प्लीज बैठ जाइए। माननीय नेता बोल रहे हैं, प्लीज बैठिए, बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये अति गंभीर है। इसको जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो भी सही है और माननीय सदस्य की जो चिंता है वो भी गंभीर। इसलिए मैं शिक्षा विभाग से विशेष तौर पर इसके मॉनिटरिंग करने के लिए कहता हूँ और 1 महीने के अंदर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर सभी शिक्षक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। श्री मंजीत कुमार सिंह प्राप्त है सर। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो अपलोड कर दिया गया है, हो सकता है माननीय सदस्य को नहीं मिला हो। खंड का स्वीकारात्मक वस्तु स्थिति यह है कि यूडायस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार राज्य के कुल 35 जिलों में कुल 2276 माध्यमिक एवं प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। खंड का आंशिक स्वीकारात्मक वस्तु स्थिति यह है कि यूडायस 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार उच्चतर माध्यमिक +2 विद्यालयों की संख्या 9297 है, जिसमें से 34 जिलों के 720 विद्यालयों के पास अपना भवन नहीं है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 177 दिनांक 7/3/2022 द्वारा प्रथम चरण में उत्क्रमित कुल 677 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आधारभूत संरचना निर्माण हेतु 82,417.98 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 28,400 लाख रुपए की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि प्रारंभिक स्तर का कक्षा 1 से 8 तक बिहार के अंदर 2,25,00,000 बच्चे हमारे नामित हैं जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। और अध्यक्ष महोदय, 9 to 12 में 45 से 50 लाख हमारे बच्चे 12th में हैं और 10+2 में 20 से 25 लाख बच्चे हमारे नामित हैं सरकारी विद्यालयों में। शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, उसके अनुपात में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि प्रारंभिक हो, उच्चतर मध्य विद्यालय हो, 10+2 है, उसमें भवनों का निर्माण नहीं है, तो बच्चे हमारे पढ़ेंगे कैसे? और सरकार यह बताए कि कब तक जो है विद्यालयों के भवन का निर्माण सरकार के स्तर से करा दी जाएगी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें से कई विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास अभी तक भूमि नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने विभाग को निर्देशित किया है कि भवन विहीन एवं भूमि विहीन
विद्यालयों की सूची तुरंत बनाकर दें। वो मेरे ख्याल से 1 सप्ताह के अंदर वो सूची हमें प्राप्त हो जाएगी। और जो भी भूमि विहीन विद्यालय हैं उसके लिए हम भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग को आग्रह करेंगे, जैसे ही भूमि मिलेगी प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण का कार्य हम प्रारंभ कराएंगे। और बाकी अभी हमने कहा कि 720 विद्यालयों में से 677 विद्यालयों का प्रशासनिक स्वीकृति करके, और उसके लिए हम लोगों ने फंड रिलीज कर दिया है महोदय, और आगे भी करेंगे। हमारा संकल्प है कोई भी विद्यालय बिना भवन का न रहे, उसे हम लोग जल्दी पूरा करेंगे। प्लीज बैठिए माननीय। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो माननीय सदस्य मंजीत जी ने पूछा और हमारे मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने बताया, सरकार को पूरी आशा है कि मंजीत जी और मिथिलेश जी एक दूसरे की बात अच्छी तरीके से समझते हैं, इसलिए इस समस्या का भी निदान हो ही जाएगा। श्री देवेश कांत सिंह, श्री देवेश कांत सिंह प्लीज। हाथ लगा के छोड़ दिया है, कंप्लीट नहीं कर रहा। आउटसोर्सिंग का जेई है, आउटसोर्सिंग का एई है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिख कर दे दीजिए आप। सारा ऐसे पड़ा है सर, हम लोग लिख लिख के थक आप गए हैं लिख सर। कर दे दीजिए, माननीय मंत्री देख लेंगे। देवेश खान जी लिख पूरे कर, बिहार का मामला है सर। आप लिख कर दे दीजिए, वहाँ सरकार अधूरा देख पड़ा हुआ लेगी। छः- देवेश कांत सिंह जी खड़े हुए, लिखित दे दें, लिखित दे दें, दिखवा लिया जाएगा। बोलिए, आप पूछ लीजिए। लाइन दो यार, प्लीज बैठ जाइए करीब, वो बाबा बैठिए, अग्रवाल जी बैठ जाइए। आगे देवेश खान जी पूछ लीजिए, आप पूछिए, मौका देंगे। उत्तर तो प्राप्त है, हाँ, लेकिन पहले ही उत्तर में अस्वीकारात्मक लिखा गया है। क्यों लिखा गया है ये मेरे समझ से परे है। हमको लगता है कि विभाग में टंकनीय भूल में हमारे प्रश्न में 5.5 लाख है और जवाब में 50 लाख लिख के उसको टंकनीय भूल है, इसलिए अस्वीकारात्मक। तो ये सुधार होना चाहिए उनके स्तर से, उसको सुधार करके उसका पुनः जवाब दिया जाए। दूसरा, उन्होंने दूसरे खंड में भी अस्वीकारात्मक लिख दिया है। और मेरा कहना है कि जब आप कह रहे हैं कि इसमें ट्रेनिंग दी जा रही है, तो क्या जिनको ट्रेंड किया गया है उनके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुकूल उनके रोजगार की व्यवस्था की जा रही है कि नहीं? माननीय मंत्री। महोदय, खंड को अस्वीकारात्मक इसलिए लिखा गया है महोदय कि इनका कहना है कि 5.5 लाख, मेरा कहना है कि नहीं 8.5 लाख लोग 2011 के जनगणना के हिसाब से राज्य से बाहर, इसलिए 50 लाख अगर मिसप्रिंट है तो उसको आप 5.5 लाख भी पढ़ें तब भी ये अस्वीकारात्मक या आंशिक स्वीकारात्मक कह सकते हैं, क्योंकि आपसे मेरा डाटा अधिक है, ये मैं मानता हूँ महोदय। और दूसरे खंड में इन्हें अस्वीकारात्मक कहा गया है, और वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न रोजगार उन्मुख योजनाओं के माध्यम से फैशन और सिलाई के अंतर्गत 286 केंद्र के माध्यम से 31,906 प्रशिक्षार्थी, ऑटोमोबाइल के अंतर्गत और 16 केंद्र के माध्यम से 1596 प्रशिक्षार्थी, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत 123 केंद्र के माध्यम से 15,579 प्रशिक्षार्थी, हेल्थ केयर के अंतर्गत 189 केंद्रों के माध्यम से 21,843 प्रशिक्षार्थी, बढ़ई कोर्स हेतु 1 केंद्र के माध्यम से 150 प्रशिक्षार्थी और नाई हेतु 55 केंद्र के माध्यम से 4247 प्रशिक्षार्थी का नामांकन करते हुए प्रशिक्षण दिया गया है। खंड 3 में महोदय इनका है, उसका उत्तर है कि बिहार कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बिहार राज्य के सभी जिलों के सभी प्रखंडों में प्रखंड कौशल विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें बेहतर संचालन एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं को और बृहद स्वरूप के उद्देश्य को दृष्टिगोचर रखते हुए इस योजना को लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है।
माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है, आपके द्वारा कहा जा रहा है कि सभी प्रखंडों में, मैं अपने विधानसभा का ही संज्ञान आपको करा दूं कि मेरे विधानसभा में 3 प्रखंड है, कहीं कोई प्रशिक्षण का कार्य नहीं चल रहा है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जितना बड़ा विचार है, मंत्री जी इसमें सक्षम है और मैं जो आपका जवाब है उससे संतुष्ट तीसरे खंड में हूं भी, लेकिन मेरा एक आग्रह है कि यह जो हो रहा है वह थोड़ा और विस्तार हो। पूरे और जो बिहार के लिए कर रहे इसमें हैं किया और जा सकता आपके है, वो विधानसभा बेहतर किया विशेष ध्यान जाए। रखा जाएगा। पूरे बिहार के लिए हो रहा है और आपके विधानसभा पर ध्यान दिया जाएगा। पूरे राज पैमाने पर इसको अपने स्तर से मॉनिटरिंग किया जाए, या कहीं भी कौशल विकास मिशन का जो काम है वह धरातल पर नहीं दिख रहा है। अपने स्तर से महोदय, अपना विधानसभा के स्तर से कमेटी बनाकर इसका धरातल पर इसकी जांच लिखवा लेते हैं, बैठ जाइए। माननीय राजू तिवारी जी, राजू तिवारी जी महोदय, हम इसको दिखवा भी लेते हैं और ये बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रक्रियाधीन है महोदय, इसलिए तत्काल माननीय सदस्य का कहना सही हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, आधुनिक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कॉलेजों में कंप्यूटर एकदम पड़ा हुआ है। जब जाने के बाद देखने पर मतलब पीड़ा होता है कि एकदम उसके लगता है कि धूल 1-1.5 परत हो गया, वो एकदम मतलब कबाड़ खाना में बदल गया है वो। और सरकार 2012-13 में जैसा कि जवाब में आया है कि BSEIDC के तहत ये आधुनिक डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा योजना पैसा खर्चा किया था, लेकिन मैंने मंत्री जी से यही जानना चाहते हैं कि वो योजना समाप्त हो गई है तो एकदम उसको पुनः चालू कराया जाए, क्योंकि आज के डेट में अब तो हम सदन में भी चाहेंगे AI का भी बढ़ावा होना चाहिए स्कूल कॉलेज और डिग्री कॉलेजों में। तो ये पुराना जो योजना हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा ड्रीम है, वो मतलब एकदम देखने पे पीड़ा हो रही है, तो उसको चलाने के लिए क्या कोई योजना है? अभी तत्काल में माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता एकदम जायज है। यह योजना 2012-13 की स्वीकृत योजना है और ये बूट मॉडल के तरह इसको चलाया गया था, BSIDC के माध्यम से ये कराया गया था। और महोदय, ये बात सही है कि बहुत सारे विद्यालयों में कंप्यूटर ले जाके रख दिए गए, इसका मैंने भी जांच करा करके और इसका रिपोर्ट मांगा है। लेकिन महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब मॉडल स्कूल का उद्घाटन कर रहे थे बेगूसराय में, और उसके एक दिन पहले 2 दिन पहले यहाँ शास्त्री नगर से जो कन्या महाविद्यालय है वहाँ से जब जाकर उन्होंने पटना के 10 स्कूलों के सहित 150 हाई स्कूलों में जब उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था शुरू की, तो उन्होंने हमारे विभाग को निर्देशित किया कि 15 अगस्त तक जितने भी बिहार के विद्यालय हैं जहां कंप्यूटर रखे गए हैं उसको पूरी तरह से चालू करना है। इसलिए हम माननीय सदस्य को यह बताना चाहते हैं कि 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में ये योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। श्री आलोक कुमार मेहता, आलोक जी ये योजना जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया लगा है, लेकिन ये सत्य है कि कंप्यूटर सिर्फ स्कूलों में लगा, लेकिन एक भी दिन उसका उपयोग नहीं हुआ है। तो क्या हम आप माननीय मंत्री से जाएंगे कि वो जांच करा करके और जो ये इसमें अनियमितता दिखी है इसकी कार्रवाई करना चाहेंगे? जांच करा दीजिए। पूरे बिहार की बात कर रहे हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पूर्व में ही कहा कि हमने इसका पूरा आकलन करा लिया है और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यह योजना भारत सरकार से उस समय बिहार सरकार ने आग्रह किया था कि उस योजना को भारत सरकार शामिल कर ले, लेकिन भारत सरकार किसी दूसरे योजना पर काम कर रही थी। और अब कल ही और परसों 2 दिन भारत सरकार की एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय की बुलाई गई है, मैं भी उसमें जा रहा हूं। और आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं सो करते हैं। 15 अगस्त तक जो भी दोषी होगा
जो भी दोषी होगा इसके लिए उस पर कार्रवाई भी करेंगे और 15 अगस्त तक सभी विद्यालयों में आपको डिजिटल एजुकेशन की शुरुआत हो श्री जाएगी। आलोक कुमार मेहता, माननीय मंत्री आगे हो गए, लिख के दे दीजिए, लिख के दे देंगे आप। लिए हम लोग जो माननीय प्रयास आग्रह सराहनीय है, विषय आगे बढ़ गया है, महोदय आप लिख के दे दीजिए, हम करवा देंगे। अच्छा आप ठीक लिख है, के दीजिए। धन्यवाद। हमारे शिक्षा मंत्री, ये भाई वीरेंद्र का सवाल है नहीं, लेकिन लिख के दिए हैं, कार्रवाई करना है। नहीं, आपका नियमन हो गया अध्यक्ष महोदय, उसको हम लोग कर वो लेंगे। तो हो गया। एक है माननीय सब भाई वीरेंद्र का तो नहीं है, आलोक कुमार मेहता जी का है 7 नंबर, भाई वीरेंद्र। क्वेश्चन 7। अध्यक्ष महोदय, अंश का अस्वीकारात्मक है महोदय। वस्तु स्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के पत्रांक 394 दिनांक 28/8/2019 के क्रम में विभागीय ज्ञापांक 2081 दिनांक 9/10/2024 निर्गत है, जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को संबोधित है कि विद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी शिक्षण कार्यालय अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान फॉर्मल ड्रेस में ही विद्यालयों शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने का प्रावधान है। पुनः विभागीय पत्रांक 1485 दिनांक 20/7/2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को स्मारित किया गया है, यदि शिक्षकों द्वारा यूनिफॉर्म कोड का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उन शिक्षकों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट लिखा है, जवाब दिया है कि 2019 में योजना बनी और वो योजना 2024 में नोटिफाई की गई, 2026 में उसका रिमाइंडर गया। यहाँ पर बैठे हुए सभी माननीय सदस्य लगभग 40 उच्च विद्यालयों के अध्यक्ष हैं, उनके प्रबंधन कमेटी के सभी लोग ये जानते होंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, जो छात्र, यदि हाथ उठा के पूछवा लिया जाए महोदय, 100% ये जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। तो ये जो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है और क्या अभी तक की गई? इतने दिनों में विधि सम्मत कार्रवाई क्या की गई? जब 2 साल के गैप पर आप रिमाइंडर दे रहे हैं और आज तक कोई रिजल्ट नहीं है, तो सरकार क्या करना चाह रही है मंत्री और क्या कैसे इसको सुनिश्चित करें? महोदय, हमने तो स्पष्ट बताया कि 19 में इस प्रकार का पत्र विभाग ने निकाला था और हमने कल ही फिर से इसके लिए स्मारित किया है, और अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रकार की सूचना हमें देंगे तो हम उसकी जांच करा के 48 घंटे में कार्रवाई करेंगे महोदय। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। भी अध्यक्ष होंगे, उनके जो प्रतिनिधि होंगे, 24 घंटे में कहा है कि किस विद्यालय में यूनिफॉर्म पहन के शिक्षक आलोक बाबू, बिहार के किसी विद्यालय में आलोक बाबू कहा इन्होंने 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे। बैठ जाइए। 24 घंटे के अंदर करवा दिया जाए। श्री आसिफ अहमद। आलोक मेहता जी पूछ रहे थे कि कोई शिक्षक यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं कि नहीं। आप प्रश्न जो है भाई वीरेंद्र जी का और मिथिलेश तिवारी जी ने जो उत्तर दिया है उसमें फ़र्क देखिए, छात्रों में और शिक्षकों के ड्रेस कोड में फ़र्क है। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म है और शिक्षकों के लिए सिर्फ गरिमापूर्ण पोशाक है, उनका यूनिफॉर्म नहीं है। उनके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड कलर पैंट शर्ट इसका माने वो डिफाइंड नहीं है। उसमें सिर्फ है कि आप गरिमा में पोशाक पहन के शिक्षक को शिक्षक के आचरण के अनुरूप जाना चाहिए, उनका कोई यूनिफॉर्म नहीं डिफाइंड। माननीय सदस्य आसिफ अहमद जी का ट्रांसफर हो गया है उच्च शिक्षा विभाग में। डॉक्टर रामन यादव जी। यूनिफॉर्म कोड जो है शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए जारी किया। सरकार देख लेगी। और माननीय मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी,
अरे सब बात को गोल मटोल करके अभी अभी हमारे साथी सरकार वहाँ बोल दिखवा रहे देगी कि बैठ थे, जाए। शिक्षा मंत्री जी वो बता दिए कि खजाना खाली है और उसके लिए दोनों आदमी जान रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी और हो माननीय गया। सदस्य, प्लीज इसलिए बैठ उन्हीं जाइए। लोगों में फरियाद रामानंद लेने जी, के लिए उन्होंने कहा। पूछ लीजिए जी। हमने कोई आलोक जी, हमने कोई अपनी बात नहीं कही है। माननीय मंत्री जी ने भाई वीरेंद्र जी के प्रश्न में जो जवाब दिया है वो आपके भी जो स्क्रीन है उस पर देख लीजिए और जो छपा हुआ है उसको भी पढ़ लीजिए कि शिक्षकों के लिए कोई यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। उनको है कि गरिमामय पोशाक पहनना चाहिए। छात्रों के लिए यूनिफॉर्म और गरिमामय पोशाक में फर्क होता है। यूनिफॉर्म में कलर कोड डिफाइंड रहता है, पैंट का कलर, शर्ट का कलर, स्कर्ट का कलर, और गरिमा में पोशाक में है कि कोई उत्तेजक वस्त्र धारण करके शिक्षक नहीं जाएंगे। सरकार की मंशा ये साफ है कि शिक्षक का आचरण अनुकरणीय होना चाहिए और उसका सकारात्मक प्रभाव छात्रों छात्राओं पर पड़ना चाहिए। सरकार की मंशा यही। डॉक्टर रामानंद यादव। पूछता हूँ, उत्तर प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि फतुहा विधानसभा क्षेत्र में 5 हाई स्कूल 2016 में उत्क्रमित हुआ था। 16 में उत्क्रमित होने के बस दौलतपुर ही हाई स्कूल का निर्माण किया गया भवन के, बाकी कोलहर, बुद्धू चक, रसलपुर, मौजीपुर में अभी तक उपलब्ध है। माननीय मंत्री उच्च शिक्षा संजय जी, आपका है तारंग के 2 वो ट्रांसफर हो गया है, शिक्षा को ट्रांसफर हो गया है। हम नाम पुकारे थे आपका, ट्रांसफर हो गया है, आगे आएगा माननीय मंत्री। ये प्रश्न पढ़ा जाए महोदय, ये उच्च विद्यालय से संबंधित है महोदय। माननीय मंत्री बैठ जाइए। क्वेश्चन 2 है तो महोदय वो मेरे पास आएगा तभी तो हम जवाब दे पाएंगे। अगले बार हो जाए, ये समय दे दिया जाए। श्री महोदय। रजनीश कुमार, जवाब मिल जाएगा, जब जवाब आया हम दिखवा लीजिए। ठीक है, जवाब आया हुआ है, दिखवा लेते हैं। रजनीश कुमार। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए रजनीश जी। हाँ अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय एक पूरक पूछ लें तो फिर हम उस पर अपने तरफ से। पूछ लिया पूरक इन्होंने। एक विद्यालय का हो चुका है, बाकी का नहीं हुआ है। 2016 में उत्क्रमित हुआ और आज 10 साल हो रहा है, 10 साल में निर्माण न हुआ। पठन पाठन में छात्र छात्राओं को बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं माननीय मंत्री साहब के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 10 साल तो हो गया, अब कितने साल में विद्यालय निर्माण कराओगे? शीघ्र करा देंगे महोदय, शीघ्र करा देंगे। चालू वित्तीय वर्ष में करवा दीजिए। शीघ्र करा देंगे महोदय, तुरंत उसका बजट बनवा के करवा। श्री रजनीश कुमार। महोदय उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरा सवाल महोदय, मध्य विद्यालय मसनदपुर बीहट, लालो चंपा जगती मध्य विद्यालय बरौनी और मध्य विद्यालय बारो प्रखंड बरौनी, जो 1875 में ये बारो मध्य विद्यालय की स्थापना हुई थी और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये प्रारंभिक पाठशाला रही है महोदय। और ये 3 विद्यालय ही नहीं, पूरे ये विधानसभा के अलावे जिला और मुझे लगता है पूरे राज्य भर में ऐसे विद्यालय जो नगर परिषद क्षेत्र के अंदर हैं। जब सरकार ने माननीय उस समय के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 19-20 में हर एक पंचायत में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा किया था, काम भी हुआ, लेकिन उसमें ऐसे विद्यालय इसलिए छूट गए क्योंकि ये नगर परिषद के पार्ट थे महोदय। और जिन पंचायतों को बाद में नगर निकाय क्षेत्र में समाहित किया गया, उनमें पढ़ने वाले ऐसे विद्यालयों के उत्क्रमण करने की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की। परिणाम यह हुआ कि आज ऐसे विद्यालय जिसकी चर्चा मैं 3 विद्यालय का किया हूं, और भी विद्यालय ऐसे होंगे राज्य में जिनके पास भूमि है, भवन है, लेकिन उनके पास उनको हाई स्कूल या +2 का कोई उत्क्रमण नहीं किया गया, जिसके कारण वहां आसपास के छात्र छात्राओं को बड़ी कठिनाई है। सरकार अभी प्रत्येक प्रखंड में
पूरा पूछ लीजिए, डिग्री पूरा। महाविद्यालय खोल रही है, लेकिन 5-5 किलोमीटर हाई स्कूली शिक्षा के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है। माननीय और ये मंत्री। 3 विद्यालय के लिए मैंने प्रश्न किया, जिला से भी, मैं महोदय, जिला से भी इसके लिए प्रस्ताव कई बार आया कि यह जिला में नहीं हो सकता है, राज्य सरकार इसके लिए, और उत्तर में भी महोदय दिया हुआ है कि आवश्यकता के अनुसार विभागीय प्रावधान में संशोधन करने की कार्रवाई की जाएगी। तो बार बार ये, और विधानसभा में भी ये सवाल उठा है, पहले भी पूर्व के हमारे विधायक जो वहां के थे उन्होंने माननीय उठाया। मंत्री जी, तो ये कब होगा महोदय, कब ऐसा प्रावधान बनेगा कि ऐसे विद्यालयों को उत्क्रमित किया जाएगा? ये बात सही है कि राज्य सरकार के संकल्प के आधार पे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक हाई स्कूल की व्यवस्था पहले से है, लेकिन जो नगरीय क्षेत्र है महोदय, वहाँ के लिए संकल्प अभी तक विभाग में किन्हीं कारणों से नहीं तैयार हो पाया था। माननीय सदस्य के प्रश्न आने के बाद हमने अपने विभागीय अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और उसके लिए हमने प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। जैसे ही प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव को कैबिनेट ले जाकर स्वीकृत कराएंगे और उसके बाद तुरंत इस पर कार्रवाई करके उसको बनवाएंगे। श्री भरत बिंद। महोदय, आपका बहुत संरक्षण स्पष्ट चाहिए जवाब हो महोदय, ये पूरे बिहार का विषय है महोदय, और इसमें महोदय ये बार बार उठा है, ये बार बार उठा है महोदय, ये विषय इसी सदन में ये सवाल उठा है महोदय पहले भी, और ये गंभीर इसलिए हो जाता है, हमारी सरकार सभापति अध्यक्ष महोदय अभी प्रत्येक प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खोल रही है, और हाई स्कूल 4-4, 5 किलोमीटर पर अगर नहीं हो ऐसे, और नगर में नहीं हो, तो ये महोदय दुर्भाग्य है। तो हम सिर्फ, माननीय मंत्री जी ने संवेदनशीलता से लिया है और कहा है कि इस पर संकल्प लाएंगे। कब तक लाएंगे महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं, ताकि इसका समाधान हो सके। महोदय, हमने 2 बात स्पष्ट कहा है और ये संज्ञान में सबको लेने की जरूरत है। जहां ग्राम पंचायत है वहां पूरी स्पष्टता है, लेकिन कई ऐसे नगर पंचायत है जहां संख्या बढ़ जाने के कारण और वहां विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, नगर निगम भी, मतलब नगरीय क्षेत्र मैंने कहा, और इसके अलावे जो मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं वहां भी अतिरिक्त कमरों की जरूरत है महोदय, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हमने कहा कि अति शीघ्र उसके लिए जो चूंकि प्रावधान करना होगा, नया संकल्प लाना होगा, और उसको हम ले आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में। आज ये विषय आ ही गया तो ये जल्दी ही इस पे हम लोग कर लेंगे। और बाकी जो आपकी चिंता है वो सरकार की भी चिंता है कि विद्यार्थियों को दूर न जाना पड़े। जो व्यवस्था हमारी ग्राम पंचायत में है वो नगरीय क्षेत्रों में भी हम शीघ्र करेंगे। श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बरिगावा में भवन विहीन होने के कारण उसको बरिगावा मध्य विद्यालय में टैग करके संचालित किया जा रहा है। मेरा कहना है कि जब ज़मीन वहाँ उपलब्ध है तो माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूँगा कि वहाँ जो है विद्यालय बनवा दिया जाए। माननीय मंत्री। हमने स्पष्ट उत्तर दिया है महोदय, फिर भी माननीय सदस्य ने आग्रह किया है तो प्राथमिकता के आधार पर उसका निर्माण हम करा देंगे। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। श्री मुरारी प्रसाद गौतम, उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर प्राप्त है। पूरा पूछ लीजिए। दे यार लाइन। बोलिए। महोदय, जवाब मिला है कि हमने आवासीय विद्यालय खोलने की अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की हमने मांग की है अध्यक्ष महोदय, और जवाब में आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 50,000 की आबादी जहां वहाँ 720 आसन वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर आवासीय विद्यालय की स्थापना निर्माण प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ हमारे यहाँ पहाड़ी जो एरिया है मात्र वहाँ 2 पंचायत टच करती है, रोहतास और नौहट्टा में, जहाँ की आवासीय विद्यालय 2, माननीय मंत्री महोदय के अनुसार जो जवाब आया उसमें वहाँ पे 2 आवासीय विद्यालय है, नागाटोली और बुधुआ में। लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी अध्यक्ष महोदय हमारी नीचे है। चारों प्रखंड को अगर हम देखें, चेनारी, शिवसागर, रोहतास, नौहट्टा, सबसे ज़्यादा आबादी नीचे है, 10-10 पंचायत नीचे हैं, लेकिन नीचे में कहीं भी कोई आवासीय विद्यालय नहीं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि नीचे में भी आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाए। माननीय मंत्री महोदय, राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में
2011 के जनगणना के अनुसार जिस प्रखंड में अनुसूचित जाति समाज के संख्या 50,000 से अधिक होगी, उस प्रखंड में ही अंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रावधान है। और इसके तहत जो है रोहतास प्रखंड में माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसमें रोहतास और चेनारी प्रखंड की चर्चा की गई है। तो माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, रोहतास प्रखंड में ऑलरेडी आपको 10+2 विद्यालय संचालित है और चेनारी प्रखंड में आपने मांग किया है। चेनारी प्रखंड में अनुसूचित जाति की आबादी 1976 है और अनुसूचित जनजाति की आबादी जो है 226 है, जो 50,000 के जो हरता है उससे बहुत कम है। इसलिए आपको चेनारी में कोई प्रस्ताव अभी नहीं है, उसमें प्रस्ताव विचाराधीन है। आगे अगर जनसंख्या उसकी पूर्ति है तो जिस प्रकार आपके रोहतास प्रखंड में 50,000 के आबादी पर जो 10+2 विद्यालय है वो आपके वहाँ भी खोला जाए। श्री आलोक कुमार मेहता, पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट से और जो आबादी की बात की जा रही है अध्यक्ष महोदय कि चेनारी में कम है, 1300 या कुछ दिखलाया गया महोदय, 1026 अनुसूचित जाति जनजाति की। अध्यक्ष महोदय, आज के डेट में 2011 की जनगणना के अनुसार दिखाया जा हो सकता है, लेकिन आज महोदय हम लोग 2026 में, और आज मुझे लगता है कि 40,000 से ऊपर हमारे चेनारी में, और बगल के प्रखंड जो शिवसागर है वहाँ भी 45,000 की आबादी है, और रोहतास प्रखंड में आज भी अगर हम देखें अध्यक्ष महोदय तो 50,000 की आबादी नहीं है। और जहाँ पे बनाई गई है पहाड़ पे सुदूर ऊपर महोदय, वहाँ सिर्फ 15 से 20 गांव अवस्थित है, तो वहाँ बनाई गई है महोदय। अगर नीचे बनती है तो नीचे के भी अनुसूचित जाति और जनजाति के आवासीय बच्चों को आवासीय विद्यालय में सुविधा प्राप्त हो सकती है, तो चेनारी में बनाया जा सकता है महोदय, वहाँ आबादी है। श्री आलोक कुमार मेहता। माननीय सदस्य का प्रश्न जो है जायज है, हम भी चिंतित है। जनगणना का रिपोर्ट जो ही अभी आएगी 23 वाला, उस आधार पर आपके यहाँ भी प्रस्ताव स्वीकृत करेंगे। श्री आलोक कुमार मेहता। महोदय, जवाब प्राप्त हो चुका है, तो धन्यवाद। श्री अभिषेक रंजन। दिया हुआ है महोदय, क्योंकि जो जमीन दाता रहता है वह मेंबर होता है, न कि उसके जगह पर दूसरा होता है। ये प्रश्न है, उसका जवाब गलत है महोदय। आप चाहते क्या? हम चाहते हैं कि जो जमीन दाता है वह सदस्य होना चाहिए, वह न बन के दूसरा कोई बना हुआ है। अच्छा, माननीय मंत्री देखो, श्री अभिषेक रंजन, आप माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो दिया हुआ है, अगर उनका कोई पूरक है तो बता दीजिए। खंड क स्वीकारात्मक, खंड ख आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत 43 बुनियादी विद्यालयों में 4 बुनियादी विद्यालय गिद्दा, रानीपुर, मठिया, बकुचिया एवं लोहियारिया में आंशिक रूप से भूमि का अतिक्रमण है, जिसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु पत्रांक 787 दिनांक 17/7/26 द्वारा अंचलाधिकारी चनपटिया से अनुरोध किया गया है। साथ ही जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में साप्ताहिक रूप से जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी अंचल अधिकारी को विद्यालय की भूमि अतिक्रमण के संबंध में समीक्षा कर अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। उक्त जिला अंतर्गत 2 बुनियादी विद्यालय घोघा बाजार एवं खरदेउर में क्रमशः 5 कमरे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं 2 कमरे क्षतिग्रस्त अवस्था में है। निधि उपलब्धता की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उक्त जीर्णोद्धार मरम्मती कार्य करा लिया जाएगा। मेरा पूरक ये होगा महोदय कि जैसा कि सरकार मान भी रही है कि विद्यालयों में अतिक्रमण हुआ है, तो ये गांधी जी की कल्पना थी और 391 जो बुनियादी विद्यालय जो स्थापित किए गए उसमें चंपारण में ही 43 विद्यालयों की स्थापना हुई है। और प्रत्येक बुनियादी विद्यालयों में बेसिक ग्रेड के 3 और स्नातक ग्रेड के 2 शिक्षकों के पद स्वीकृत होने के बावजूद पदों पर पर्याप्त नियुक्तियां नहीं की गई हैं। तो मेरा सरकार और मंत्री जी से ये सवाल होगा पूरक के रूप में, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान में जो 391 बुनियादी विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षक पदों के विरुद्ध में कितने शिक्षक कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? माननीय मंत्री, आप कॉपी भिजवा दीजिए
डिटेल मतलब जो चाह रहे हैं। महोदय, इनका जो प्रश्न है उसमें ये है कि कुछ शिक्षक इन्हें और चाहिए, वहाँ जहाँ भी कमी है उसको करेंगे हम लोग। लेकिन महोदय, हम बताना चाहते हैं, कुछ जानकारी जो चाह रहे हैं ना, आप कृपया उपलब्ध करा दीजिएगा बाद में। श्री रणविजय साहू, अच्छा पूछ लीजिए। जैसा कि मंत्री जी बोल रहे हैं कि बुनियादी विद्यालयों में शिक्षक की उपलब्धता करा दी जाएगी। सर, आपको एक डाटा हम देना चाहेंगे कि किसी भी विद्यालय में, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो या प्राइमरी स्कूल हो, किसी भी स्कूल में सब्जेक्ट वाइज टीचर अवेलेबल नहीं है। तो उसका भी हम चाहेंगे कि मंत्री जी दिखवा लें। किसी एक लास्ट सेशन में, बजट सेशन में, PM श्री हाई स्कूल चनपटिया का भी मामला उठाया गया था, जिसमें 1100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और एक म्यूज़िकल टीचर के भरोसे हायर सेकेंडरी की पढ़ाई हो रही है, और अभी तक क्वेश्चन उठाने के बाद भी वहाँ पे टीचर्स के अपॉइंटमेंट नहीं हुए। सारी बातों को दिखवा करके मिथेश बाबू कार्रवाई कराई। अध्यक्ष महोदय, सदन को एक सूचना भी मैं देना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ ही दिन पूर्व 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले 5 साल में करने का निर्णय लिया है, और हम लोग इसी महीने TRE 4 की अधियाचना भेजने वाले हैं। लेकिन सदन को यह बात जानना चाहिए कि अभी हमारे पास प्राइमरी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में 63,047 शिक्षक मानक से अधिक हैं, जिसको हम उसको लगातार समायोजन करके और विभिन्न विद्यालयों में भेज रहे हैं, और जो कमियां हैं उसकी पूरी सूची बना ली गई है पूरे राज्य भर की, और वो इसीलिए थोड़ा विलंब भी हुआ TRE 4 का भेजने में, चूंकि पूरी तरह प्रामाणिकता से जितने विषयों में जिन शिक्षकों की कमी है वो जिलावार पूरा आंकड़ा हमने जुटाया है। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं, और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार TRE 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जो मंत्री जी ने अभी बताया, जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की बहाली अधिक हो गई है, जबकि सच्चाई ये है जो ग्रामीण परिवेश में सरकार का नीतिगत फैसला था, जो 2 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय यदि नहीं है तो 9 नए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाएगी। लेकिन जमीन अभाव के कारण विद्यालय खुले नहीं। बिहार सरकार ने नए विद्यालय को पुराने प्राथमिक विद्यालय में टैग कर दिया, जिस कारण मंत्री जी के पास शिक्षकों की संख्या अधिक है। अभी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं, जो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है शिक्षा, और मुख्यमंत्री जी इस पर स्वयं विचार करें। जो ग्रामीण परिवेश में जिस भी विद्यालय में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, +2 विद्यालय हो, जहां जमीन के अभाव में 2 कमरे में हाई स्कूल चल रहे हैं, मिडिल स्कूल चल रहे हैं, सरकार जमीन अधिग्रहण कर वहां नए विद्यालय की स्थापना करे। ये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं। श्री रणविजय साहू, फैसला लेना ही चाहिए। अब 2 कमरे में 565 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि बहला रहे हैं, हमारे यहाँ का मामला है। और ऐसे कई विद्यालय हैं, ऐसे कई विद्यालय हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, खूब संजीदगी के साथ इस पर विचार हो। हम 77,000 करोड़ का शिक्षा का बजट बना सकते हैं, हम जमीन खरीद करके विद्यालय क्यों नहीं बना सकते हैं? हमारी प्रायोरिटी क्या है आखिर सरकार की? शिक्षा विभाग के अंदर हम जमीन खरीद करके स्कूल क्यों नहीं बना सकते हैं? सरकार बजट में प्रावधान करे और ऐसे स्कूल को चिन्हित करके दो शिफ्ट में विद्यालय चल रहा है, 600 बच्चे पढ़ रहे हैं वहां, 2 शिफ्ट में विद्यालय चल रहा है। इसको टॉप प्रायोरिटी में रखते हुए इस पर तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। श्री रणविजय साहू, हो गया, बहुत चर्चा हो गया। पूछता हूं महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है महोदय।
माननीय मंत्री पूरा पूछ लीजिए पूरा। उत्तर में महोदय माननीय मंत्री जी ने कहा है, स्वीकार किया है कि भवन नहीं है और 175 छात्र जो है उच्च विद्यालय में है महोदय। वही सवाल महोदय, सरकार तो आनन फानन में सभी बिहार के सभी विद्यालयों का अपग्रेड कर दी महोदय, लेकिन कहीं बुनियादी ढांचा नहीं, बुनियादी सुविधा नहीं, भवन नहीं। हमारे यहाँ तो बच्चे नीचे में पढ़ते हैं महोदय। तो हम यही कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री ने कहा है कि हम उच्च अंचलाधिकारी से जमीन के लिए हम बात करेंगे, ये रजवा का मामला है महोदय। लेकिन हम संज्ञान में देना चाहते हैं माननीय मंत्री जी को कि विद्यालय से सटे हुए लगभग 3 बीघा सरकारी भूमि उपलब्ध है महोदय। ये ताजपुर के रजवा का मामला है। ये दूसरा विद्यालय का मामला है महोदय, ये फतेहपुर वाला में, वहाँ 25 कट्ठा मतलब भूमि उपलब्ध है। आखिर मतलब मंत्री जी क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं? वहाँ मंत्री जी लिख रहे हैं कि फिर अंचलाधिकारी से हम मांगते हैं। वहाँ तो भूमि है, वो मेरा क्षेत्र है, रात दिन आते जाते हैं वहाँ, हम देख रहे हैं। आखिर इस प्रकार का जवाब क्यों आ रहा है माननीय महोदय? माननीय मंत्री जी। महोदय, अब हम तो भूमि सुधार राजस्व विभाग के माध्यम से ही प्रस्ताव मांगेंगे महोदय। माननीय सदस्य से आग्रह है कि उनका क्षेत्र है और उनको मालूम है कि कहाँ सरकारी जमीन है। एक बार सीओ के माध्यम से प्रस्ताव भिजवा दें, उसको स्वीकृत करके बनवा देंगे महोदय। इसमें पूरा के महोदय, माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहते हैं कि ये ताजपुर के रजवा में जहाँ भूमि उपलब्ध है, मैंने कहा 3 बीघा है, कब तक समय सीमा कब लेंगे, कब तक बनवा देंगे? और फतेहपुर बाला में भी समय सीमा क्या होगा माननीय मंत्री जी? समय सीमा में बांध दिया जाए समय। कुमार महोदय, हम लोग हाथ इसलिए उठा लेते हैं कि मुख्यमंत्री नौजवान हैं और आप आगे नहीं बोलेंगे तो थोड़ा नौजवान मुख्यमंत्री को बिहार के बारे में कुछ बताने का मौका मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सीओ से रिपोर्ट मंगा लेते हैं। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि बिहार के लगभग 40% ऐसे स्कूल हैं जिसके भवन गिर गए हैं और बगल के गांव का उस स्कूल को बगल के गांव में टैग कर दिया। विभाग ने क्या कभी समीक्षा कराया कि बिहार के किस पंचायत के कौन से स्कूल के भवन गिर गए हैं? अगर गिर गए हैं तो उसको बनाने का हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं कि हुजूर आप कम से कम किस गांव में कौन सा स्कूल गिरा है, किस गांव में पेड़ के नीचे बच्चे, जमीन रहते भी महोदय कई गांव में ऐसे स्कूल है तब जहां पे बच्चे पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, तो पहली उसको समीक्षा करनी चाहिए सरकार को। अब कहा इन्होंने कि भाई जरूरत से ज्यादा टीचर हो गए। हमने एक प्रश्न किया था महोदय कि 3रा से 6ठा तक के बच्चे को ABCD नहीं आ रहा है और इन्होंने मंत्री जी का जवाब आया था कि हम ये प्रशिक्षण दे रहे हैं। सवाल वो नहीं कौन प्रशिक्षण दे रहे हैं, सवाल यह है कि माननीय सदस्य ने कहा कि एक स्कूल में 2 कमरे हैं जिसमें 1-1 हजार मैट्रिक के और 11th के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन में उसकी क्वालिटी में सुधार कहाँ से होगी? इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि एक दिन पूरे बिहार के सभी माननीय सदस्यों को, नीतीश जी ने याद होगा जल जीवन हरियाली के लिए सेंट्रल हॉल में बिहार के सभी विधायकों को बुला करके कहा था कि मनुष्य के जीवन को बचाने के लिए जल जीवन हरियाली की शुरुआत हो रही है। शिक्षा जगत के जीवन को बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी को सेंट्रल हॉल में सभी माननीय विधायक को बुला करके और समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर बिहार में गरीब के बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे। हाँ जी, बैठ जाइए राजा बाबू, प्लीज बैठ जाइए। माननीय मुख्यमंत्री खड़े हुए। पहले भी इस तरह की व्यवस्था जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पंचायतों में पंचायत के अंदर हाई स्कूल बनाने का निर्णय लिया था, तो लगभग 600 से 700 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर हमें जमीन उपलब्ध उस समय नहीं हो पाया। चिंता है कि उस समय ये निर्णय हुआ कि जहां 2 रूम भी हैं वहाँ हम तत्काल शुरू कर दें। पहले मैट्रिक की व्यवस्था की गई, बाद में उसको इंटर की व्यवस्था की प्रक्रिया चली।
ये जरूर माननीय कई सदस्यों ने इसकी चिंता जाहिर किया है, माननीय मंत्री इसकी समीक्षा कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद जितने भी जगह हाई स्कूल के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है उसको 6 महीने के अंदर उपलब्ध कराकर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। श्रीमती अनीता जी। शुक्रिया सर। हमारा प्रश्न था सर, आंसर अभी तक मुझे नहीं मिली है इसकी, कि नवादा जिला अंतर्गत वारसलीगंज प्रखंड के पंचायत मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में मात्र 2 कमरे हैं और कमरों की संख्या कम रहने के कारण वर्ग 1 से 5 तक की शैक्षणिक कार्यों में काफ़ी परेशानी हो रही है बरसों से सर। ये अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं मिला सर। मैं चाहूंगी कि सरकार जल्द से जल्द मेरा ये आंसर दे। सरकार प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में अतिरिक्त कमरों की निर्माण करवाने की विचार रखती है तो कब तक? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो ऑलरेडी अपलोडेड है महोदय, और माननीय सदस्य ने लगता है देखा नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार ऑनलाइन उत्तर आप पढ़ लीजिए ताकि आपको पूरक बनाने में सुविधा होगी। वस्तु स्थिति यह है कि नवादा जिला अंतर्गत वारसलीगंज प्रखंड के पंचायत मकनपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय सफीगंज में मात्र 2 कमरे हैं। विद्यालय में भवन निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। विद्यालय सफीगंज ग्राम के सघन बसावट क्षेत्र में है। प्राथमिक विद्यालय सफीगंज के 1 किलोमीटर की परिधि में मध्य विद्यालय मसूदा एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय लीला बिगहा संचालित है, जिसमें कुल क्रियाशील कमरों की संख्या क्रमशः 11 एवं 8 है। उक्त पोषक क्षेत्र के छात्र छात्राओं द्वारा मध्य विद्यालय मसूदा एवं मध्य विद्यालय लीला बिगहा में पठन पाठन किया जाता है। महोदय, चूंकि जहाँ विद्यालय है वहाँ सघन आबादी है और वहाँ पे जमीन मिलना थोड़ा कठिन है। अगर माननीय सदस्य जमीन दिला देंगी तो कमरा हम लोग और बढ़ा देंगे महोदय आवश्यकता अनुसार। श्री अजय कुमार। कमरा वो जमीन उपलब्ध हो जाएगी सर, और फिर आगे की कार्रवाई आप जल्द से जल्द करेंगे तो धन्यवाद सर। हो गया। श्री अजय कुमार। स्कूल का कमरा बनाना और जमीन उपलब्ध कराना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ पर ज़मीन है वहाँ भी कमरों की संख्या बहुत कम है और छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। जहाँ ज़मीन नहीं है, आप सीओ से रिपोर्ट मांगने की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सरकार की ज़मीन है वो चौर में बची हुई है। अब ऊपरवार में ज़मीन बहुत कम है, विद्यालय के अगल बगल नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार विद्यालय के बगल में जमीन अधिग्रहण करके विद्यालय में भवन बनवाना चाहती है और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन जो है उसके माध्यम से उसको, या कोई हम तुगलकी फरमान होता रहा है, कभी डिस्ट्रिक्ट को दे दिया जाता है कि आप बनाइए, कभी बिहार स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है कि आप बनाइए। तो इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि जिम्मेवारी स्थापित नहीं हो रही है। इसलिए क्या सरकार कोई ठोस कदम विद्यालय में कमरों को छात्रों की संख्या के अनुरूप बनाने और उसके अनुरूप जमीन अधिग्रहण करके विद्यालय का विस्तार करने में इंटरेस्टेड है या नहीं? नहीं तो क्यों? माननीय महोदय, एक तो माननीय सदस्य संतुष्ट हो गई, लेकिन माननीय सदस्य आलोक जी असंतुष्ट हो गए। हमने कहा, उन्होंने कहा कि जमीन उपलब्ध है। जमीन उपलब्ध है, मैंने कहा आपका क्षेत्र है, सहयोग करिए और हम भूमि सुधार राजस्व विभाग से उस जमीन का प्रस्ताव मंगाकर और विद्यालय निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। अब मैंने पहले ही कहा कि भूमि विहीन और भवन विहीन ये 2 तरह के विद्यालय बिहार में हैं, जिसकी सूची हम मंगा रहे हैं और अगले 1 सप्ताह में हमारे पास संपूर्ण बिहार की सूची आ जाएगी और प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों का निर्माण निधि की उपलब्धता के आधार पर कराया जाएगा। श्री अजय कुमार। श्री अजय कुमार। हुजूर सिर्फ एक सारी बात आ गई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब बोलिए गुप्ता जी, गुप्ता जी बोलिए गुप्ता जी। हर जगह स्कूल, हर जगह जमीन में नहीं मिल रहा है सर। बनगांव में कलावती स्कूल है जहां से दर्जनों आईएएस पैदा हुआ है, वो बिल्डिंग ढह के पड़ा हुआ है, पैसा गया हुआ, नहीं बन रहा है। इसका क्या है मंत्री जी? बैठ जाइए।
वो प्लीज बैठिए, पैसा- गुप्ता जी बैठ जाइए। सर वो 4-5 ये करोड़ विषय रुपया आपका है नहीं। सैंक्शन है, वर्षों से नहीं बन रहा है। आपका विषय बिल्डिंग नहीं में। आ रहा है। जमीनों है, वो बताइए मंत्री जी। लाइन दो। सर के बिहार में हजारों ऐसे स्कूल जो आबादी के अनुपात में वहां पर स्थापित किए गए थे, मौका दे रहे हैं। लेकिन भूमि नहीं मिलने के कारण उस स्कूल को मर्ज कर दिया गया दूसरे स्कूल में। क्या ऐसे मर्जर वाले तमाम तर स्कूलों में भूमि उपलब्ध कराते हुए सरकार भवन निर्माण कराने का काम करना चाहती है? सर हम सवाल है सर, ये नहीं सर, मर्जर को अब खत्म करना चाहती प्रश्नोत्तर है। काल समाप्त मर्जर- हुआ। जिन प्रश्नों को उत्तर तैयार हों उन्हें सदल पटल पर रख दिए जाएं। कार स्थगन प्रस्ताव, कार स्थगन प्रस्ताव। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 जुलाई 2026 के लिए निम्नमानित सदस्यों से कार स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। श्री कुमार सर्वजीत साबिसा, श्री इंद्र प्रसाद गुप्ता साबिसा, श्री राहुल कुमार साबिसा, श्री अजय कुमार साबिसा, श्री संदीप सौरभ साबिसा, श्री अरुण सिंह साबिसा आज दिनांक 21 जुलाई 26 को सदन में राज्य के विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्यक्रम नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को अमान्य किया जाता है। पढ़ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, राज्य की वित्तीय व्यवस्था, सार्वजनिक धन का पारदर्शी उपयोग तथा वित्तीय अनुशासन जनहित से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। हाल ही के दिनों में विभिन्न विभागों, कर्मचारियों, संवेदकों, शिक्षकों तथा सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के भुगतान में विलंब की शिकायत प्राप्त हुई। इसी बीच यह जानकारी सार्वजनिक हुई कि आकस्मिक निधि से लगभग 3,662 करोड़ की राशि निकाली गई। इससे इस निधि के उपयोग की आवश्यकता, उद्देश्य, विधिक प्रतिक्रिया, वित्तीय प्रबंध को लेकर जन सामान्य में स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है। साथ ही साथ इस संबंधित अधिनियम बिहार आकस्मिक निधि 1950 की धारा 4 क व 5 का उल्लंघन भी हुआ है। आकस्मिक निधि का उद्देश्य अप्रत्याशित आपातकालीन परिस्थितियों में तत्काल वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस निधि से राशि निकासी के कारणों समक्ष प्राधिकारियों की स्वीकृति, प्रचलित वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा बाद में विधायकी स्वीकृति संबंधी प्रक्रिया की जानकारी सदन के समक्ष स्पष्ट रूप से रखी जाए। इससे वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जन विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा। अतः अनुरोध है कि 21/7/2026 के लिए निर्धारित समय कार्य स्थगन के कर राज्य की आकस्मिकता निधि से राशि निकासी, उसके विधिक एवं वित्तीय आधार पर वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक धन की पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रबंधन जैसे अति लोक महत्व के विषय पर सदन में तत्काल चर्चा कराई जाए। अरुण सिंह संदीप जी पढ़े। अध्यक्ष महोदय, हाल में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 को मंत्रिमंडल से स्वीकृति देकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स सहित विभिन्न प्रकार के नए कर लगाने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय मकानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप, मैरिज हॉल, ईंट भट्ठों आदि पर कर लगाया जाएगा। साथ ही सफाई शुल्क एवं जलापूर्ति शुल्क भी वसूला जाएगा। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब ग्रामीण बिहार महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट और घटती आय से जूझ रहा है। एक और राज्य सरकार ग्रामीण जनता को पर्याप्त रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, नाली, सफाई तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रही है, वहीं दूसरी ओर उन पर नए नए करों का बोझ लादा जा रहा है। इससे लाखों गरीब, किसान, मजदूर, निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा और ग्रामीण जीवन और अधिक कठिन हो जाएगा। यह मामला राज्य के करोड़ों ग्रामीण नागरिकों के जीवन
एवं आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है, अतः सदन का समस्त कार्य स्थगित कर जनता पर थोपे जा रहे इस टैक्स राज को वापस लेने जैसे अति लोक महत्व के विषय पर तत्काल चर्चा कराने की मांग करता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। महोदय, इस पर सिर्फ चर्चा। छोटी कुमारी पढ़िए आप, बैठ जाइए, पढ़िए, बैठिए, आप पढ़िए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा नगर निगम क्षेत्र के प्रभुनाथ पढ़िए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, छपरा नगर निगम क्षेत्र के प्रभुनाथ नगर सहित अनेक इलाकों में हल्की वर्षा होते ही गंभीर जल जमाव हो जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है तथा घरों और दुकानों में पानी घुसने लगता है। लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। यह विषय मैं पूर्व में भी सदन में उठा चुकी हूं, परंतु अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। नगर निगम एवं बुडको द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से चल रहे सड़क एवं नाला निर्माण कार्य अधूरे और विलंबित है। सरकार तत्काल जल निकासी का समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करे। सरकार ने संज्ञान में ले लिया है, कोई बात नहीं होगी। बैठिए, पर कार्रवाई करे तथा कृपया बैठ जाइए। लोगों को उचित क्षतिपूर्ति प्रदान करे। धन्यवाद। आपको बोलने का मौका दिया गया। संदीप जी, आपको बोलने का मौका दिया हमने, आपने बातों को पढ़ा है। प्लीज संदीप, आपने बातों को पढ़ा है, ये जवाब नहीं होता है। आप पढ़ लिया है। सरकार ने मतलब बातों को सुना है। हमारा आग्रह होगा आपसे, इसको हमने अमान्य किया है, पढ़ने का अवसर दिया आपको, आपने पढ़ लिया है, विषय को रख दिया है। सरकार क्या होगा, सरकार से लिया है। श्रीमती संगीता कुमारी पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया बैठ जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मोनिया विधानसभा के कुदरा प्रखंड अंतर्गत देवरार पंचायत के नसेस गांव में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अतः सरकार से मांग करती हूँ कि नसेस गांव में रोड और नाला का निर्माण करवाया जाए। आपने बातों को रख दिया है। हमारा आग्रह, संदीप बाबू बैठ जाइए जाकर के। श्री जीवेश कुमार प्लीज बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दरभंगा जिला के जाले प्रखंड स्थित गंगेश्वर स्थान के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह औषधालय वर्षों से बंद पड़ा है तथा इसका भवन अत्यंत जर्जर अवस्था में है। वर्ष 2021 में अंतिम वैद्य के सेवानिवृत्ति होने के बाद यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद हो गई है, जबकि यह क्षेत्र हजारों ग्रामीणों के लिए आयुर्वेदिक उपचार का प्रमुख केंद्र था। आयुष मंत्रालय द्वारा राज्य में आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, अतः सरकार इस औषधालय की उपलब्ध भूमि पर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना, भवन का पुनर्निर्माण तथा स्वीकृत रिक्त पदों पर चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों की शीघ्र नियुक्ति सुनिश्चित करे, ताकि क्षेत्र की जनता को पुनः गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। प्लीज सुनिए, सरकार बैठ जाइए, बैठ तो जाइए, पहले बैठ जाइए, बैठिए ना, बैठिए। जब खड़े मंत्री खड़े हो गए हैं, आपके बातों को रख रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। यही की बात कर रहे हैं। पहले बैठने दीजिए विजय बाबू, पहले बैठ जाए लोग, पहले बैठ जाए। अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य गण विपक्षी पार्टियों के जिस बात का हवाला देकर चर्चा कराने की बात कर रहे थे, इतना आप अवश्य आश्वस्त रहें और अवगत भी हैं पहले से कि अगर कुछ ऐसा फैसला होता है तो बिना सदन की सहमति या सदन में चर्चा के ये लागू हो ही नहीं सकता। अगर कोई नया टैक्स लगाने की बात होती है तो सरकार विधिवत विधेयक लाती है और उस विधेयक पर सभी माननीय सदस्यों का अधिकार होता है संशोधन देने का, सदन को अधिकार होता है उसको खारिज करने का। तो चर्चा तो होगी ही। आप चर्चा के लिए आश्वस्त रहें। सरकार आपको आश्वस्त करती है कि अगर कोई ऐसा निर्णय होता है तो उसके पहले सदन में चर्चा अवश्य होगी।
श्रीमती संगीता देवी, कोई बात नहीं होगा। श्रीमती संगीता देवी, श्रीमती विनीता मेहता, संगीता देवी। पढ़िए, संगीता जी पढ़िए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात हो गई, जब विधेयक आएगा तो चर्चा होगी, बोलने का मौका दिया जाएगा आप लोग। कारण जनता, छात्र छात्राओं एवं मरीजों को कटिहार, पूर्णिया तथा पश्चिम बंगाल आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार से मांग करती हूँ कि सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु बारसोई क्षेत्र में सरकारी बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। धन्यवाद। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोविंदपुर विधानसभा के रो प्रखंड में पीडब्ल्यूडी का रोसियो रोड भारी वाहनों के चलने से गड्ढे में सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई है, जिस कारण बारिश के दिनों में यहां जल जमाव की समस्या हमेशा बनी रहती है एवं इसी रोड से छात्र छात्राओं को डिग्री कॉलेज जाने में बहुत कठिनाई होती है। अतः सरकार से मांग करती हूं कि विलम्ब रोड मरम्मति किया जाए। धन्यवाद। श्री आनंद मिश्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर जिला अंतर्गत अटाढ़ी में 26.4 करोड़ का नवनिर्मित ओवरब्रिज, ये धंसने से रेलवे फाटक बंद होने से जनता वहां की त्रस्त है। मैं सरकार से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने, दोषी संवेदक तथा निगरानी में विफल रहे अधिकारियों पर कार्यवाही और रेलवे से समन्वय कर वैकल्पिक मार्ग हेतु इटाढ़ी रेलवे फाटक पुनः खुलवाने की मांग करता हूं। श्री कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया स्थित गंगा नदी पर नवनिर्मित 6 लेन पुल राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्मभूमि से जुड़ा है। अतः उनकी अमूल्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत के सम्मान में उक्त पुल का नामकरण राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर सेतु किए जाने हेतु मैं सरकार से आग्रह करता हूँ। श्री आशिफ अहमद। मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र का तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत, जो सिमरी एवं बिस्फी विद्युत उपकेंद्रों से 10 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर है, इससे लो वोल्टेज, बार बार तार जलने एवं बाधित विद्युत आपूर्ति की समस्या रहती है। अतः यहाँ नवीन विद्युत उपकेंद्र की स्थापना की मांग करता हूँ। श्री सुरेंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने और खेल प्रतियोगिताओं को विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण कराने के लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। श्री शंकर प्रसाद। अध्यक्ष महोदय जी, मुजफ्फरपुर के पारू उत्तरी पंचायत स्थित मॉडर्न स्कूल पर अत्यधिक शैक्षणिक भार है। पारू मझौलिया क्षेत्र से 70% से अधिक बालिकाएं होने के बावजूद कोई स्वतंत्र गर्ल्स हाई स्कूल नहीं है। वहां से 10 से 15% मात्र लड़कियां ही पढ़ पाती है। वहां पृथक बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की मांग करता हूं। श्री सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कटामटा, पुरंदा एवं बलिया भगाल पंचायत एवं पूरे कोचाधामन में लगभग बिजली की व्यवस्था जो है काफ़ी ख़राब है, जिससे इन पंचायतों में पावर हाउस का दूरी काफ़ी दूर होने के कारण लो वोल्टेज और अघोषित कटौती की समस्या बनी रहती है, जिससे आम जनजीवन को खेती-बाड़ी करने में और अन्य सुविधा लेने में काफ़ी परेशानी होती है। तो मैं सदन से मांग करता हूं कि बलिया पंचायत या पुरंदा पंचायत के बीच में एक विद्युत उप केंद्र का निर्माण कराया जाए। श्री ऋतुराज कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सरकारी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस लंबे समय से लंबित है, जबकि निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का फीस का भुगतान किया जा रहा है। सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकारी विश्वविद्यालय के लाभार्थियों की लंबित फीस का भुगतान भी जल्द किया जाए। श्री सुभाष सिंह।
माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रीता देवी पति मनोज कुमार सरिया वार्ड नंबर 6 गोपालगंज के रसोइया पद पर राजकीय बालिका मध्य विद्यालय गोपालगंज में कार्यरत थी, जिनका सेवा काल में 17/1/2025 को देहांत हो गया। अनुदान भुगतान हेतु एमडीएम कार्यालय गोपालगंज के पत्रांक 1/21 दिनांक 5/10/2025 से निर्देश एमडीएम बिहार को पत्राचार हुआ, पर उनका भुगतान नहीं हुआ। सरकार से शीघ्र भुगतान का मांग करता हूँ। श्री रजनीश कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, उसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में भी एएनएम के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन की व्यवस्था सरकार करे, ताकि एएनएम के पद पर कार्य करने में नर्स को सहूलियत होगी, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण सुविधा का लाभ मिलेगा। अतः जनहित के इस समस्या के अस्थायी निदान की मांग सरकार से करता हूं। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। अध्यक्ष महोदय, गरीब परिवारों का नाम राशन कार्ड से बिना उचित कारण काटे जाने से वे खाद्यान्न से वंचित हो रहे हैं। शीघ्र सत्यापन करवाकर पात्र लाभुकों का नाम पुनः जोड़ने तथा विशेष शिविर लगाकर समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने की मांग सरकार से करता हूं। निशा सिंह। बोलिए, लाइन आ गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी कटिहार के ज्ञापन संख्या 187 दिनांक 24/1/2026 द्वारा आजमनगर प्रखंड के नेपरा मौजा एवं पलसा मौजा में पावर सब स्टेशन निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी गई है। अतः उक्त स्थान पर जल्द पावर हाउस निर्माण करने की मांग मैं सरकार से करती हूँ। बशीष सिंह। एवं कोचस में बिजली की वोल्टेज काफ़ी कम हो रहा है। कृषि कार्य रोपनी का चल रहा है, किसानों को कठिनाई हो रही है। अतः मैं मांग करता हूं कि कोचस ग्रिड से अंकोढ़ी पावर सब स्टेशन का नया लाइन से जोड़ा जाए। करगहर पावर हाउस में एवं सिंधुआर फीडर में 5-5 MVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया जाए और कोचस ग्रिड से दिनारा पावर हाउस को 33 kVA के लाइन की क्षमता को बढ़ाया जाए, ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों को विद्युत मिल सके एवं ग्रामीण को भी कोई परेशानी न हो। श्री विजय कुमार खेमका। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2023 में नियुक्त प्रखंड परियोजना प्रबंधकों बीपीएम की सेवाएं 31/3/2025 को समाप्त कर दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्णिया सहित पूरे बिहार के युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। मैं सरकार से सभी बीपीएम को पुनर्बहाल करने की मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार का मामला है। अध्यक्ष महोदय, संज्ञान लिया जाए इसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत बाजितपुर स्थित धौस नदी पर आज़ादी के बाद से पुल नहीं बना है। पुल के अभाव में बच्चे और ग्रामीण चचड़ी पार करने को मजबूर हैं, जिससे यहाँ आए दिन दुर्घटना होती रहती है। मैं सरकार से जनहित में सिद्ध पक्के पुल के निर्माण की मांग करता हूँ। महोदय, पिछले चुनाव में यहाँ चुनाव का बहिष्कार किया गया था महोदय, इसलिए इसको संज्ञान में लिया जाए महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं शून्यकाल की सूचना देता हूं कि सारण जिला अंतर्गत राज ऊंच पथ 104 और 73 में क्रमशः पचरौर, तरैया, पानापुर एवं भटौरा, गौंदरी, तरैया बाजार पर पक्के नाले के अभाव में जल जमाव एक गंभीर समस्या है। वर्ष 2025 से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग में लंबित है। इससे लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। अतः सरकार इसे शीघ्र निर्माण कार्य करावे। श्री राकेश रंजन।
अध्यक्ष महोदय, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जौनिया गांव में चल रहे बोल्डर पिचिंग निर्माण कार्य में श्रम बल की कमी से काफ़ी कार्य धीमा हो रहा है तथा बाढ़ का खतरा बना हुआ है। मैं सरकार से उस पूरे प्रक्रिया की तत्काल जांच कराकर बाढ़ से पहले उस कार्य को पूरा कराने की मांग करता हूं। कोमल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत गायघाट विधानसभा क्षेत्र एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। गायघाट अंतर्गत तीनों प्रखंड कटरा, गायघाट एवं बंदरा के अधिकांश ग्रामीण सड़क पर बरसात के मौसम में जल जमाव हो जाता है, जिससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो जाता है और यातायात भी प्रभावित होता है। मैं सदन के माध्यम से सभी ग्रामीण सड़कों का निरीक्षण करके नाला के निर्माण की मांग करती हूँ। मोहम्मद मुर्शीद आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जल संसाधन विभाग पूर्णिया प्रमंडल जो कि हर प्रखंड अंतर्गत कनकई नदी से 12 स्तमरार, थाकी, डकेता, बकड़ा नदी से चौकता, मटियारी, करहरा, कुरसेल, परमान नदी से चिलहनिया, घोरमारा, चैनपुर, मसूरिया इत्यादि में कटाव से कई परिवार घर से विस्थापित हो गए हैं। अतः उक्त ग्रामों के निकट कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूं तथा तत्काल फ्लड फाइटिंग के तहत कार्य कराने किया जाए। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना ली जाएगी और ध्यानाकर्षण को प्रधान समय बचने पर अगर सदन की सहमति तो शेष शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएगी। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार की सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के स्वीकृत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य जन कल्याणकारी योजनाओं का चयन करने का प्रावधान है, अनुशंसित करने का प्रावधान है। लेकिन पिछले 9-10 महीने में जब अपने कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता से रूबरू होने का मौका मिला तो कई ऐसी योजनाओं का चयन हम नहीं कर सकते हैं जो आज के समय में बहुत ही आवश्यक है और उपयोगी है। जब हम पार्कों में भ्रमण करते हैं तो वहाँ हम सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से लगाना आवश्यक है, लेकिन हम अपने निधि से त्वरित रूप से उसका निदान नहीं कर पाते हैं। स्ट्रीट लाइट हो, हाई मास्क लाइट हो, इसका नहीं कर पाते हैं। जबकि हम देखते हैं सांसद क्षेत्र विकास योजना जो है वहाँ पर पढ़ लीजिए, आप जो लिख के दिए हैं ना, कृपया पढ़ लें। माननीय मंत्री का जवाब होगा और कई माननीय सदस्य का नाम भी है, उनको मौका दिया जाएगा चाहेंगे तो वो वहाँ सांसद क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत इस में ज़्यादा प्रावधान किया गया है, हमारे यहाँ कम प्रावधान है। तो हम ये चाहते हैं संजय बाबू, प्रस्ताव जो दिए हैं ना उसको पढ़ लीजिए। तो हम लोग चाहते हैं कि उस दोनों में माननीय मुख्यमंत्री आपने लिखी जो दिया है ना, लिख कर दिए जो है उसको पढ़ लीजिए। अच्छा, पढ़ा हुआ मान लेते हैं, हमें बैठ जाइए, आप बैठिए। माननीय मंत्री, ठीक है, सांसद पढ़िए ना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 2026 के नियमावली में सभी तरह का विकास कार्य करने का प्रावधान किया गया है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में अति महत्वपूर्ण कई योजनाएं करने हेतु शामिल नहीं किया गया है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा, प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थानों ट्रस्टों को 100 वाहन मुक्ति रथ देना। अतः सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के नियमावली 2026 में दिए गए प्रावधान के अनुसार ही विकास कार्यों को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नियमावली में शामिल कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना है तथा एक विशेषज्ञ समिति बना करके इसमें एक नया प्रावधान किया जाए और कंडिका 514 में जो सांसद क्षेत्र विकास योजना में किया गया है प्रावधान उसको भी शामिल किया जाए। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की परिचालित परिदर्शिका 2023 कंडिका आवाज नहीं आ रही, 6-15 में सरकारी अस्पताल हेतु रोगी वाहन 100 वाहन का क्रय का प्रावधान है। वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में सीसीटीवी कैमरा
अधिष्ठापन तथा निबंधित संस्थानों ट्रस्टों को एम्बुलेंस एवं 100 वाहन देना अत्यधिक कार्य शामिल नहीं है। इस प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। दूसरी बात कहना चाहते हैं अध्यक्ष जी, अब तक विधानमंडल के किसी सदस्यों ने ये डिमांड नहीं किया, मांग नहीं किया है, पत्राचार नहीं किया है कि इसको शामिल किया जाए। और सीसीटीवी कैमरा तो हम लोग के नहीं है, मतलब गृह विभाग से संबंधित है और गृह विभाग के निर्देश पर ही लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ वैसे चीज़ हैं जिसको शामिल किया जा सकता है, लेकिन किसी माननीय सदस्यों ने इसका डिमांड नहीं, मांग पत्र नहीं किया है। और कई सदस्यों ने मांग किया था लाइट वाला, हाई मार्क्स वाला, अरे तो उसको हम लोगों ने कर दिया है, हाई मार्क्स कर दिया गया है तो तुरंत था। ना विजेंद्र बाबू पहले उत्तर सुन लीजिए, बैठ जाइए आप लोग, उत्तर सुन लो प्लीज। लेकिन मैं आग्रह करता हूं माननीय सदस्यों से कि जो इंटरेस्टेड है, ये सिर्फ सीसीटीवी कैमरा छोड़ करके अन्य चीज़ों पर जो लोगों ने दिया है सुझाव जो है माननीय मंत्री महोदय, यदि आप इसमें अनुशंसा कुछ माननीय सदस्यों को आती है तो मेरा विभाग उस पर विचार करेगा और सरकार से माननीय मंत्री महोदय, मंत्री जी, ये जो ध्यानाकर्षण जो आया है इसमें लास्ट स्पष्ट लिखा हुआ है, सांसद स्थानीय विकास योजना की नियमावली 2026 के दिए गए प्रावधान अनुसार विकास कार्य को मुख्य क्षेत्र विकास योजना के नियमावली में शामिल करना। सेम कर दीजिए जो केंद्र का है और राज्य का है। नहीं सर, यही ना है। सीसीटीवी कैमरा को नहीं किया जा सकता सर। शांति साथ सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा के सवाल पर आदेश निर्गत नहीं किया जा सकता है। नहीं, एमपी लाइट में सुविधा जो दी गई है योजनाओं का चयन करने का, माननीय सदस्यों का आग्रह है कि विधायक, मुख्यमंत्री विधायक वाली योजना में भी बराबर कर दीजिए, सेम कर दीजिए। क्या उससे दिक्कत है? उसमें तो सर बात करना पड़ेगा। आप समीक्षा कर लीजिए, आप समीक्षा कर लीजिए। माननीय मंत्री प्लीज बैठिए, मौका देंगे। आप माननीय मंत्री महोदय, आप समीक्षा कर लीजिए। इस समीक्षा कर ली जाएगी, बातचीत किया जाएगा और माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वो लोग भी थोड़ा लिखित उखित देगा तो हमारा बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। अब तो सदन में आ गया ध्यानाकर्षण। बोलिए रत्नेश जी, वन बाई एक रत्नेश जी, और 1 बाई 1 प्लीज एक एक करके बैठिए ना, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। रत्नेश कुशवाहा जी, मिश्रा पंकज जी बैठ जाइए। 1 बाई 1 सबकी बात आ जाए, बैठ जाइए सबको, और देंगे मौका सबको। अध्यक्ष महोदय, सबकी बात सुनी जाए, प्लीज बैठ जाइए, सबको मौका देंगे। बैठिए ना, बैठ जाइए, बैठिए आलोक बाबू, मौका देंगे आपको। अध्यक्ष महोदय, इसके बाद 1 बाई 1 मेरा आग्रह। आलोक जी बैठ जाइए, एक एक करके। गुप्ता जी बैठ जाइए। हमारा आग्रह है 1 बाई 1 बुलवाएंगे। बोलिए आप। अध्यक्ष महोदय, जैसा आसन से भी सुझाव आया है और हम सभी सदस्यों की भी लगभग आम सहमति है कि जो एमपी लैड स्कीम में जितनी चीजें, नियमावली और विकास के कार्यों को हम लोग करा सकते हैं, वह सारे कार्य अपने जो हम लोग के एमएलएस को मिलते हैं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत, सिमिलर उसको कर दिया जाए, सभी सदस्य उससे संतुष्ट हो जाएंगे। जितनी प्रकार की डिमांड है, चाहे हाई मास्ट लाइट की, स्ट्रीट लाइट की, वो सारा उसमें समाहित है। और हम लोग आलोक कुमार सिंह, आलोक जी, जिस तरह से विधायक और सांसद का सारा योजना को बराबर कर लिया जाए, तो पिछले भी आग्रह हुआ था कि माननीय विधायक का भी जो फंड 4 करोड़ है, सांसद के जैसा 5 करोड़ कर दिया जाए। महंगाई बढ़ चुकी है, इस 4 करोड़ से उसको 5 करोड़ करा दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, पहले भी ये सदन से मांग हुई थी। का बालू का सीमेंट का रेट बढ़ गया। पहले से निर्धारित है कि 15 लाख के नीचे लोग बिना निविदा के काम कराते हैं। इस सीमा को बढ़ा के कम से कम 25 लाख कर दिया जाए, ताकि कोई भी भवन बन सके, कोई भी सड़क, बड़ी सड़क बन सके, कम से कम 25 लाख करा दिया जाए महोदय इसको।
सुनिए अध्यक्ष महोदय, मौका एक बार मत बोलिए, एक बार मत बोलिए, सुनिए ना, जिसको हम अनुमति, जिनको अनुमति तो कृपया बैठ जाइए, एक बैठ जाइए, अरे बैठिए ना, अनुमति के बाद बोलिए, सबको मौका मिलेगा, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विधायकों की गरिमा के बारे में बड़ी चिंतित हैं और मैं समझता हूं ये अनिवार्य भी है। प्रखंड स्तर पर विधायक कार्यालय बनाने की बातें कई बार आई हैं। आप कम से कम इसका वो दे दें, पिछले दिनों में सर ने दिया भी था कि हर एक प्रखंड में विधायक कार्यालय बने, अपना विधायक का अपना, इसकी भी अनुमति करा दी जाए। आलोक जी, हर ब्लॉक में हर प्रखंड में भी महोदय सबको मौका मिलेगा, माननीय सबको मौका मिलेगा। सदन के माननीय सभी सदस्यों की आ गई बात, बैठिए, बैठ जाइए, अरे मौका दे, प्लीज बैठ जाइए महोदय, जब अनुमति मिले तब खड़े होंगे, माननीय हम देंगे मौका, देंगे। सदन के सभी माननीय सदस्यों की जो भावना है उसके साथ तो मैं हूँ ही। अभी युवा खेल से जुड़ा हुआ मामला सब है, जिसमें विधायक कहीं जाते हैं, स्पोर्ट्स प्रमोशन के नाम पर कहीं उनको किट्स देना होता है, इन चीज़ों की अनुमति इसमें नहीं है, तो उसे स्पष्ट कर दिया जाए कि स्पोर्ट्स के मामले में भी इसको का जो इक्विपमेंट है उसको देना अलाउ करें। और जो एमपी लैड का जो मामला है, मैं समझता हूँ कि एमपी लैड स्टैंडर्ड है और उसके हिसाब से इसको लागू कर दिया। निरंजन मेहता, निरंजन जी, उसके बाद मंजित बाबू, उसके बाद निरंजन, प्लीज गुप्ता जी बैठ जाइए, लाल बाबू जी मौका देंगे, और बैठिए, बिना सहमति अनुमति के मत बोलिए, फिर कह रहे हैं बैठ जाइए, हम बुलवाएंगे इनके बाद, हम बुलवाएंगे इनके बाद। माननीय अध्यक्ष महोदय का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं बिहारीगंज विधानसभा की ओर से। मैं अपनी ओर से सर जहां क्षेत्र घूमते हैं, जहां भी जाते हैं, अभी सभी माननीय सदस्यों का जो सहमति प्राप्त हुआ है, भगवान बाबू माननीय मंत्री महोदय विराजमान है, योजना विकास माननीय मंत्री महोदय से ही हमको भी कुछ कहना है। हाई मार्क्स लाइट सांसद महोदय का लगा हुआ रहता है, जिधर जाते हैं हाई मार्क्स लाइट, हाई मार्क्स लाइट। और हो गया दूसरी बात, नीरज बाबू जो बात उठाए हैं 15 लाख तक जो सीमित है, हर एक कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन 25 लाख तक सीमित है, 25 लाख पावर है, तो 25 लाख पावर के अंतर्गत उसको किया जाए। अभी नीरज बाबू बात रखे हैं, उससे हम भी सहमति है, तो सबको सुविधा होगी, कार्यकर्ता को सुविधा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देंगे मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना का पुनः समीक्षा किया जाना आवश्यक है। महोदय, हमने माननीय मंत्री से इनके कार्यालय में मिलकर अवगत कराया था। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में जो खेल मैदान और स्टेडियम निर्माण से संबंधित मामले हैं, उसमें सर कहीं मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास में स्टेडियम के निर्माण में रनिंग ट्रैक, चेंजिंग रूम, एक्सरसाइज के लिए अलग, सर कहीं भी वॉशिंग बाथरूम इत्यादि की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, और केवल उसमें मिट्टी भराई, बाउंड्री और बैठने की व्यवस्था है। तो वो स्टेडियम का स्वरूप कैसे हुआ महोदय? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है मैडम सर, कि जैसे पर्यटन विभाग के द्वारा धार्मिक न्यास परिषद से जो मंदिरें, जो हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर हैं सर, उनमें बिना धार्मिक न्यास परिषद के रजिस्ट्रेशन के भी वह कार्य कराए जाते हैं, उसके पौराणिक महत्व को देखकर। तो वैसे मंदिरों में, मठों में जो जिसकी पौराणिक इतिहास है, विधायक योजना से उसमें हम लोग विकास का काम क्यों नहीं कर सकते महोदय? इसलिए विभिन्न मंदिरों पर गेट बनवाना, खेल मैदान को सुदृढ़ करना, अन्य योजनाएं जो एमपी लेड स्कीम में शामिल है महोदय, उसको भी शामिल करा दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में हम लोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोग के अनुरूप हम लोग काम कर सके। सर प्रमोद कुमार जी, पिछले सत्र में ध्यान आकर्षण माननीय मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना संबंधित आया था, जिसमें माननीय सदस्य कोई स्कूल में जाते हैं, शौचालय बनवाना है, निबंधित स्कूल जैसे डीएवी, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, ऐसे कई निबंधित जो 50 साल पुराना संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, लेकिन वहाँ विधायक नहीं बना सकते। माननीय मुखिया पंचायत में तोरण द्वार बनाकर लिखते हैं कि पंचायत में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, लेकिन किसी महादलित बस्ती में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वार नहीं बना सकते, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वार विधायक नहीं बना सकते, महात्मा गांधी द्वार नहीं बना सकते,
लेकिन पंचायत में माननीय मुखिया बना सकते हैं। महोदय, वृक्ष हम रोप रहे हैं, महोदय वृक्ष हम रोप रहे हैं, लेकिन वृक्ष को घेरने वाला जो क्या बोलते हैं गेबियन वो हम नहीं बना सकते, जाली नहीं बना सकते, वृक्ष रोपा हुआ बर्बाद हो जाता है। तो महोदय, पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो सवाल है, जो निबंधित संस्थान है, जो मठ मंदिर हमारे भाई ने बताया है, इन सबको जोड़ते हुए पिछला सत्र में महोदय आपने कहा था और कई राज्यों से महोदय आपने उसका नियमावली भी मंगाकर माननीय मंत्री महोदय विभाग को दिया था, परंतु महोदय अब तक इसकी प्रगति दिखाई नहीं दिया। समय आ गया है, और महोदय अब लग रहा है कि समय आ गया है। और दूसरी बात महोदय, 1 मिनट, कि 25 लाख किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमने 8 करोड़ का डिमांड किया था उसको कम से कम 6 करोड़ किया जाए। शांति अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो है शांति बनाए रखें, सुनिए। माननीय मंत्री जी, आपकी बात आ गई है। नहीं, उस सदन के भी सदस्य रहे और इस सदन के भी सदस्य हैं। इन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। दोनों सदन आपने देखा है, किस बात की समीक्षा? सभी माननीय सदस्यों की अगर आग्रह है तो कुछ ऐसा काम करके जाइए अगला सदन में कि सब माननीय सदस्य आपका नाम ले। वशिष्ठ जी, कुछ तो करना चाहिए ना, कुछ करिए। और बात बिल्कुल सही महोदय, मेरा आप कल्पना करिए महोदय कि जो बच्चे हैं, हम लोग को बुलाते हैं क्रिकेट के उद्घाटन में, फुटबॉल के उद्घाटन में, कोई गांव में मिलिट्री व्यक्ति कोई शहीद हो जाता है, इतना लगन से कहता है कि हमने देश की सेवा के लिए शहीद किया, अपने आप को शहादत दिया है, गेट बना दीजिए, तो हम लोग बड़ा मर्माहित होते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि वो जो हौसला है कुछ कर गुजरने का कर दीजिए। महोदय, सदन के सभी सदस्यों की ये मांग है कि जो विधायक का निधि 4 करोड़ मिलता है उसको बढ़ाया जाए। तो इस पर हमारा लगता है कि सबकी सहमति है और सभी राज्यों में महोदय सभी राज्य में कहीं 5 करोड़, कहीं 7 करोड़, कहीं 8 करोड़, कहीं 10 करोड़ मिल रहा है। मेरे यहाँ संख्या आबादी ज़्यादा है, लोगों का डिमांड ज़्यादा है, प्रमोद बाबू, डिमांड भी ज़्यादा है और सबसे कम हम लोग का है, इसलिए सदन से हम मांग करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट महोदय, हम लोग आते हैं कृषि वाला इलाका से, रोहतास जिला से, भोजपुर साइड से। महोदय, सड़क जो है हर गांव में चला गया, सभी किसान आके कह रहे हैं कि विधायक जी हम लोग का छावर जो है बिहार सरकार वाला जुड़वा दीजिए, अगर सड़क नहीं बन रहा है तो मिट्टी भी डलवा दीजिएगा, मिट्टी का भी रोड डाल दीजिएगा तो खेती गृहस्थी करने में हम लोग को सुविधा होगी। तो मैं मांग करता हूं कि मिट्टी की भी सड़क डालने का विधायक निधि से आदेश दिया जाए ताकि मिट्टी का भी सड़क डाल करके हम लोग किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष, सारी बातें आ गई है, आदरणीय उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ बात हो रही है कि जो एमएलए लैड है उसके रिलीवेंस की बात हो रही है और बिहार एक विकासशील प्रदेश है और महंगाई, इन्फ्लेशन, हम जानते हैं कि आज के डेट में इन्फ्लेशन कितना है। तो जो पुरानी परंपरा रही है, लगातार कई वर्षों से 4 करोड़ का जो बात होती रहती है, मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए, क्षेत्र को भी ध्यान में रखते हुए, विधायकों की भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए और रेलिवेंस को भी देखते हुए इन सारे चीज़ों पे जो है विचार करने ही की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे लगता है उसके पूरे चेंज करने की आवश्यकता, और माननीय सदस्यों ने जितनी बातें कही है कि जो एमपी लैड में होता है उसमें और भी ऐड करने की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग डेलीगेशन के रूप में बैठ जाएंगे और इस निधि को भी सो आगे जैसो बढ़ाने की भी आवश्यकता है। ललन जी प्लीज बैठ जाइए। ललन जी प्लीज बैठिए ना, बैठिए। ललन जी, माननीय सदस्य, लाइन दो जी, लाइन दो, ऑन कर लीजिए। ठीक। पहले माननीय विधायक जी द्वारा हर पंचायत में 5 गो चापाकल विभागीय अनुशंसा करना
करते थे लोग। अभी ये स्थिति है, आलम इस प्रकार का है कि जिला में 20-25 गो विभागीय चापाकल जा रहा है और जहां 6 गो विधायक है, 7 गो विधायक है, 2-2 गो भी चापाकल नहीं पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि चापाकल के लिए सभी अपने विभाग में PhD विभाग को निर्देशित किया जाए कि सब अनुशंसा करें। बैठ जाइए, ठीक, बैठिए। इसमें लाल बाबू बोलेंगे, सवाल लाल बाबू जी, इसके बाद अध्यक्ष महोदय, जो बातें आगे मेरा आग्रह है, जो बातें आ गई है, बैठिए लाल बाबू बैठिए ना, उनके बाद बोलिएगा। जो बातें आ गई है उसको रिपीट मत कीजिए। खेल से जुड़ी सामग्री महोदय और साथ ही खेल मैदानों में ट्रैक और बाकी जो खेल के जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी शामिल किया जाए। साथ ही महोदय जो पुराने मंदिर हैं, जो पुराने मंदिर है जो बिहार धार्मिक न्याय बोर्ड से नहीं जुड़े हैं, उनकी घेराबंदी और साथ ही अध्यक्ष महोदय कब्रिस्तान की घेराबंदी, इसको भी जोड़ दिया जाए। लाल बाबू गुप्ता, एक चीज और लाल बाबू गुप्ता जी प्लीज खड़े होइए। लाल बाबू जी बैठ जाइए। जो बातें आ गई दोहराने की आवश्यकता नहीं है। महोदय एक मिनट खड़े हो। जैसे सब जगह काम हो रहा है मुख्यमंत्री योजना से, तब मठ मंदिर का भी हम लोगों को आदेश दिया जाए, जोड़ा जाए उसमें। जब मठ मंदिर जो पुराने हैं उसका 4 दीवारी किया जाए, इसका किया जाए सर। किशोर जी, बहुत से मठ मंदिर खराब अध्यक्ष महोदय आवश्यकता नहीं है, प्लीज आग्रह मेरा है। प्रस्ताव को समय जाया होगा, विस्तारित किया है। एक ध्यानाकर्षण और कहीं न कहीं जो बातें आ गई है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मनसा को समझ लिया होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ 2-3 बिंदु हैं जिस पर चर्चा नहीं हो पाई है, उस पर अपना विचार रखना चाहता हूं। आप पेडेस्टल बनाने की अनुमति देते हैं, लेकिन उस पर अगर किसी महापुरुष की मूर्ति लगानी हो तो उसका प्रावधान नहीं है। अभी खेलों की सामग्री के खरीद में अधिकतम सीमा 1 लाख रुपया है, जबकि आप बैडमिंटन का या ताइक्वांडो का और जो कई टर्फ हैं वो अभी 1 लाख रुपया से अधिक उसकी कीमत हो गई है। तो वो इसमें प्रावधान निश्चित तौर पर करना चाहिए। और माननीय सदस्यों ने जो एक अच्छी बात कही है कि धार्मिक न्यास परिषद से जो एफिलेटेड नहीं है, ऐसे तमाम पुराने जो पूजा के स्थल हैं या जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, तो उसके रख रखाव के लिए, उसके संरक्षण के लिए निश्चित तौर पर इसमें प्रावधान होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ मैं कहना चाहता हूं, कठिनाई क्या है कि हम सब ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र से आते हैं। ग्राम सभा में हम सब जा नहीं पाते हैं, तो अपनी बातों को रखें, उसकी अपनी सीमाएं हैं। और जो नगर क्षेत्र के जो 3 टायर लोकल अर्बन बॉडीज है, वहाँ भी जो नगर निगम के पार्षद हैं या सदस्य हैं, उनकी अपनी इतनी सारी उसकी मांगे होती है कि हम सब अपनी बात को रख नहीं पाते वहाँ पर। और यही एक संसाधन है जिसके द्वारा हम सब एक आम जनों की सुविधाओं को, उनकी भावनाओं को कहीं न कहीं यथार्थ रूप में रखने का काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि माननीय सरकार को आसन की भावना को समझकर इसे समीक्षा करके विस्तारित स्वरूप देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आ चुकी है पप्पू जी। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी बोले, मतलब अरे हमारे कुर्था विधानसभा क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है कि जो रोड करपी कुर्था टेंडर हो चुका है, सेनारी मंडियावा टेंडर हो चुका है। अभी बात हो रही है MP लैंड, MLA लैंड के संदर्भ में बात हो रही है जाकर तो MP लैंड में हम समर्थन करते हैं कि 5 लाख किया जाए, 5 करोड़। उस पर सुझाव दे दीजिए, यदि सुझाव है प्लीज। गुप्ता जी बोलिए, संक्षेप में। गुप्ता जी, मंदिरों की तो बात हो रही है सर, धार्मिक न्यास से जो जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि जब MLA लैंड में जोड़ा जाए तो सभी धर्मों, जैसे मस्जिद है, चर्च है, बाकी सभी लोगों को जोड़ा जाए सर। बस इतना ही कहना। माननीय मंत्री कृषि प्लीज, गोपाल जी बैठ जाइए, आप बोल पाएंगे। हम सभी माननीय सदस्यों का विचार आया है, माननीय मंत्री जी ने भी आश्वस्त किए हैं और ध्यानाकर्षण है महोदय। ध्यानाकर्षण में तो जिन लोगों का हस्ताक्षर है विषय तो वही जाएगा, और मंत्री जी ने इशारा भी किए हैं, तो उसको गंभीरता से लिया जाएगा महोदय।
आपका ध्यान आकृष्ट हम करना चाहेंगे महोदय। गोपाल जी बोलिए, गोपाल अग्रवाल जी जरा सा, गोपाल किसी ने नहीं गोपाल कहा जी। सर, जैसे हम लोग जब क्षेत्र भ्रमण कर, एक मिनट, जब हम लोग सर क्षेत्र भ्रमण करते हैं तो विद्यालय वगैरह में जाते हैं, एक मिनट भैया, प्रमोद भैया आ रहा, जब हम लोग विद्यालय में सर जाते हैं तो पुराने भवन सब जो खंडर या जो टूट गए, जो रिपेयरिंग होना चाहिए, तो उसको जब हम लोग रिपेयरिंग करने की बात करते हैं तो हम लोगों को विभाग द्वारा कह दिया जाता है कि इसका रिपेयरिंग में कोई आपके यहाँ प्रोविजन नहीं है। तो कम से कम वैसे विद्यालय या वैसे सरकारी भवन जो रिपेयरिंग, जिसमें रिपेयरिंग की आवश्यकता है, वो हम रिपेयरिंग करा सके, इसका भी प्रोविजन। जितेंद्र जी महोदय, बहुत सारी बातें हुई महोदय, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं महोदय, ग्रामीण क्षेत्र के, और नदियों से घिरा रहता है महोदय, और किसानों का और ग्रामीणों का मांग रहता है कि तत्काल जो तटबंध टूटे हुए हैं, जो खाड़ हुए हैं, उसका निर्माण हो जाए, तत्काल हो जाए। तो महोदय इसमें भी जो खाड़ है या तो तटबंध टूटे हुए हैं महोदय, उसको भी छोटे छोटे जो योजनाएं रहती है जोड़ने की बैठ जाइए। महोदय, सीसीटीवी के बारे में बोला गया कि गृह विभाग से हम लोगों को उसके लिए आदेश लेना होगा, तो हम माननीय मंत्री से आग्रह करेंगे कि आप गृह विभाग के साथ पत्राचार करके आप एनओसी लीजिए और हम लोगों को अधिकार दीजिए। चूंकि अपराध बढ़ रहा है, दुर्घटनाएं हो रही है, हिट एंड रन का केस बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण जगहों पर हम लोग सीसीटीवी की अनुशंसा कर सकें। और दूसरी बात कि जहाँ कहीं भी शव जलाने के लिए अच्छा मुक्ति धाम नहीं है, वहाँ हम लोग मुक्ति धाम के लिए भी राशि दे सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। बोलिए आप। अध्यक्ष महोदय, हम इसी में जो है सो ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम 2-3 दिन पहले गए थे, हम लोगों का कई स्कूलों में जो ग्राउंड है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो उसमें मिट्टी भरा करके उस ग्राउंड को बनाने का ये भी जो है सो मैं मंत्री महोदय से आग्रह। माननीय मंत्री बैठ जाओ, आ गया। अरे जवाब सुन लीजिए भैया, जवाब सुनिए। अब सारी बातें आ चुकी है, जवाब सुन लीजिए। सरकार खड़ी हो गई, कृपया बैठ जाइए, आप ही लोग के लिए बताइए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार का सुझाव दिया। सबसे पहले तो हम भी एक माननीय सदस्य हैं, इसके बाद मंत्री हैं। ना सबका सहमति है। माननीय सदस्य मंजीत जी ने आपने जो सवाल उठाया, जो आपने लिखित भी दिया है, दरअसल उस पत्र का वो सर्कुलेट नहीं हुआ है। 7 माननीय सदस्यों ने दिया था आवेदन कि ये चीज़ संशोधन होना चाहिए, वो लगभग सभी को संशोधित कर दिया गया। एक मामले नई आई है 15 से 25 करने का, तो इस पर भी हम लोग करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक माननीय सदस्यों ने कोटा बढ़ाने की चर्चा की है, 15 शांति, पूरी बात सुन लीजिए पासवान जी। जहाँ तक कोटा बढ़ाने की बात है, ये योजना विकास का प्रश्न नहीं है, ये दरअसल सरकार और वित्त विभाग का मामला है। अब वित्त मंत्री जी यहाँ रहते तो हम उनसे आग्रह करते कि आप भी कुछ बोल दीजिए, ठीक ना। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो सवाल उठाया है, वशिष्ठ जी ने सवाल उठाया कि भाई काची सड़क को मिट्टी नहीं वर्क करा सकते, आप करा सकते हैं। आप जो सर्कुलेट है, जो सर्कुलर है, आप लोग अध्ययन कीजिए। हम अभी विभाग जाएंगे तो यहाँ से विभाग के सेक्रेटरी को कहेंगे कि जो नई संशोधन हुई है उसका हम सभी माननीय सदस्यों को बंटवा देंगे कॉपी। शांति मत बोलिए, बैठे इसमें 2 दिन के अंदर आपको चालू सत्र में मिल जाएगा क्या क्या संशोधन हुआ है। तो इसलिए जितना सवाल आप लोगों ने उठाया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उस पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। यही है सर, नेक्स्ट यही है। आधार पे जो माननीय अध्यक्ष जी भी कहे, उस आधार पे अपने इसका किया जाए। बिल्कुल आ गया है प्रस्ताव, मैंने भी कहा है। संजय भाव बैठ जाइए। श्री रुहेल रंजन जी।
अपना प्रस्ताव पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना नहीं होने के कारण अनेक स्थानों पर शिक्षकों का असमान वितरण देखने को मिल रहा है। परिणाम स्वरूप कहीं अत्यधिक छात्र संख्या पर सीमित शिक्षक कार्यरत हैं तो कहीं उपेक्षाकृत कम छात्र संख्या के बावजूद आवश्यकता से अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। इस असंतुलन के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है तथा उपलब्ध मानव संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह समस्या राज्य के विभिन्न जिलों के अनेक सरकारी विद्यालयों में विद्यमान है तथा शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। अतः मैं इस विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई एक्ट के तहत विहित छात्र शिक्षक अनुपात के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं शिक्षकों के संतुलित वितरण के लिए पूर्णतः सजग एवं प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंता के आलोक में यह स्पष्ट करना है कि पूर्व के वर्षों में विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से हुए विकेंद्रीकृत शिक्षक नियोजन एवं प्रशासनिक विसंगतियों के कारण कतिपय विद्यालयों में छात्र संख्या की तुलना में शिक्षकों के वितरण में असमानता विषयवार एवं इकाईवार परिलक्षित हुई है। इसके कारण कुछ शहरी अथवा सुगम क्षेत्रों के विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक तथा सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में सीमित शिक्षकों के कार्यरत रहने की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस विसंगति को समूल दूर करने तथा मानव संसाधनों के समरूप एवं स्थानांतरण एवं युक्ति युक्त पुनर्वितरण के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 अधिसूचित की जा चुकी है। इस नई नियमावली में छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर को सुदृढ़ करने हेतु कुछ एक विशेष प्रावधान समाहित किए गए हैं, यथा समानुपातीकरण रेशनलाइजेशन। संपूर्ण राज्य के विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता का वास्तविक आकलन किया जा रहा है। जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक सरप्लस शिक्षक हैं, शिक्षक पदस्थापित हैं, उन्हें चिन्हित कर कम शिक्षक वाले अथवा शिक्षक विहीन विद्यालयों में समायोजित करने की नीति लागू की जा रही है। स्थानांतरण नीति दूर सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमावली में सेवा अवधि और प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन स्थानांतरण ऑनलाइन ट्रांसफर सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की गई है, जिससे व्यक्तिगत हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी। तीसरा, नियमित अनुश्रवण। विभाग द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में पोर्टल के माध्यम से छात्र शिक्षक अनुपात की जिलावार एवं विषयवार समीक्षा की जाएगी ताकि भविष्य में इस प्रकार का असंतुलन दोबारा न हो। बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के इन दूरगामी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य के सभी जिलों के विद्यालयों में शिक्षक का समरूप वितरण बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित होगा, जिससे पठन पाठन की गुणवत्ता पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव समाप्त होगा। समानुपातीकरण एवं स्थानांतरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए भीतर ही नियमानुसार पूर्ण कर ली जाएगी। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय एक सुझाव देना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि हर स्कूल का एक पीटीआर होना चाहिए और हर तरह के स्कूल का, जैसे उच्च विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, प्राथमिक विद्यालय का अलग, एक प्यूपिल टीचर रेशियो एक फिक्स हो जाए, जैसे 30 या जो भी आपको ठीक लगे, और उसी हिसाब से लोगों का स्थानांतरण किया जाए। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे हमारे यहाँ तेल्हाड़ा एक पंचायत है कंगड़सराय ब्लॉक में, उसमें खोजपुरा का जो विद्यालय है उसमें 282 छात्र हैं, जिसमें 5 शिक्षक हैं, और उसी पंचायत में प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर है जहां पर 40 छात्र पे 4 शिक्षक हैं। तो ऐसे जो उदाहरण हैं ऐसे दूर करने की कृपा करें। महोदय, ये मैंने अपने वक्तव्य में कहा भी है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 40 छात्र पर 1 शिक्षक इसका मानक बनाया है,
और उसके आधार पर हमने बिहार के सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और वहाँ के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है और वह प्रक्रिया चल रही है जो वर्तमान शैक्षिक सत्र में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जिनका नाम हुई बोलेंगे। आपका नाम है ना, बोलिए। हम करेंगे, ट्रांसफ़र हो जाएगा लोगों का। हम बताते हैं कि उदाहरण के तौर पे कि हमारे यहाँ 45 छात्र पे 6 शिक्षक हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, वहीं 45 पर 5 है, और वहीं कितना अंतर है कि 257 पर 3 है शिक्षक। ये हम छात्रों की संख्या में अनुपात बता रहे हैं मंत्री जी को, और 257 पर 3 है। कुछ विद्यालय हमारे यहाँ ऐसे हैं जिसमें मात्र 2-2 शिक्षक हैं। ये जितना में और पोखरिया में, ये बनकटवा ब्लॉक है मेरे विधानसभा में, यहाँ 2-2 शिक्षक हैं। होता क्या है मंत्री जी कि ट्रांसफर तो विभाग कर देता है और वहाँ जिला स्तर पर प्रतिनियुक्ति होती है। अब प्रतिनियुक्ति करा करके वो शहर के इर्द गिर्द किसी विद्यालय में अपना शिक्षक ट्रांसफर करा लेते हैं, और जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र का हमारा पंचायत है वहाँ वो जाना नहीं चाहते हैं। तो मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करिए कि जो मानक है कि 40 पर 1 शिक्षक हो, वो सुदूर ग्रामीण में भी जिनका ट्रांसफर हो जाए वो प्रतिनियुक्ति का प्रावधान समाप्त कर दीजिए। महोदय, पिछले 2 महीने से प्रतिनियुक्ति पूरी तरह बंद है और अभी हमारा समानुपातीकरण का कार्य प्रारंभ है। 29 तारीख से पोर्टल एक्टिव होंगे, स्थानांतरण के लिए आवेदन लिए जाएंगे, और जो चिंता माननीय सदस्यों की है, ये भविष्य में कभी भी आपके द्वारा ये विषय सदन में नहीं आएगा, इसकी मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ। प्रतिनियुक्ति के प्रावधान को ही समाप्त कर दिया जाए, अभी बंद है, उसको सदा के लिए बंद करवा दिया। सुझाव लिखकर माननीय मंत्री को दे देंगे। प्रतिनियुक्ति अभी हमने बंद कर दिया, सुझाव लिखकर माननीय मंत्री को दे दें। अब जाना कब समाप्त हुआ। और महोदय, एक लाइन में और बता दें, जो स्थानांतरण नीति हमने बनाई है वो नीति हम सभी माननीय सदस्यों को भेज देंगे। एक बार अध्ययन कर लेंगे तो ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ध्यानाकर्षण समाप्त हुआ। तो आपका तो है नाम नहीं इसमें, बट जी आगे हमारे अब प्रस्ताव प्रभारी मंत्री पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 एवं 2017-18 का वार्षिक प्रतिवेदनों को एक प्रति सदर पटल पर रखती हूँ। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के तहत बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 22-23 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री बबलू कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, खगड़िया में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा एवं चिकित्सा शिक्षा विस्तार हेतु मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है। निर्माण में हो रहे विलंब से क्षेत्रवासियों को समुचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू कराए जाने की मांग मैं सरकार से करता हूं। डॉक्टर सियाराम सिंह। अध्यक्ष महोदय, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा दंत चिकित्सक के पद पर निर्गत विज्ञापन संख्या 20/2025 में लिखित परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन हुए 1 साल बीत जाने के बाद भी अंतिम मेधा सूची जारी नहीं की गई है। अतः अंतिम मेधा सूची शीघ्र जारी करने की मांग सरकार से करता हूं। श्री गुलाम सरवर पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत 22 प्रखंड के ताराबाड़ी पंचायत, हरिंतौर पंचायत, खुटिया, बनगामा, 22 मीनापुर पंचायत के कुल 15 स्थानों पर भीषण नदी कटान हो रहा है महोदय। जिस कटान में गरीबों का घर, पुल, पुलिया, सड़क सब कट रहा है महोदय।
सैकड़ों लोगों का घर दरवाजा नदी में जा चला गया है महोदय। मैं सदन से सभी जगहों पर फ्लड फाइटिंग कार्य करवाने का मांग करता हूं। सत्येंद्र प्रसाद सिंह। अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला सहित राज्य के कई जिलों में बारिश सामान्य से कम होने से फसल उत्पादन प्रभावित हो गई है, जिसके कारण किसान आर्थिक तंगी से परेशान है। अतः कृषक हित में पटवन हेतु पूर्व की भांति डीजल खरीदने में अनुदान राशि देकर फसल उत्पादन में सहायता हेतु सरकार से मांग करता हूं। श्री प्रमोद कुमार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां स्मारक दिवस के रूप में हम लोग मनाएं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी प्रखंड में एक राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय है रुलाई बंगाली कॉलोनी में, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रतिमा स्थापित है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थापित है, उसका नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उत्क्रमित उच्च विद्यालय करने का मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। श्री राणा रणधीर। श्री राणा रणधीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिला के बूढ़ी गंडक नदी के सिकरहना बाया तटबंध के ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कराने की मांग सरकार से करता हूं। श्री गौतम कृष्ण। महिषी विधानसभा सहित कोसी क्षेत्र प्रतिवर्ष बाढ़, कटाव एवं विस्थापन की गंभीर समस्या से प्रभावित रहता है। अस्थायी समाधान, समन्वित विकास तथा त्वरित कार्रवाई क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कोसी प्राधिकार का गठन अत्यंत आवश्यक है। राहुल कुमार सिंह। अतः जनहित में कोसी प्राधिकार का शीघ्र गठन की सरकार से मांग करता हूं। राहुल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,